एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट की आज की इस क्लास में हम हरियाणा सीईटी एग्जाम का अगला मॉक टेस्ट करने वाले हैं। हरियाणा सीईटी एचएसएससी सीईटी के लिए हमने मेंस प्लस ग्रुप डी दोनों के लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है और लगभग 15 हमारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर हम 16 करेंगे। देखो, सीईटी का जो प्रीलिम्स हुआ था ना अभी, उसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज डाली थी और पेपर 99% पेपर चारों सेट उसी में से आया था। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं जो हम कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार हमारी क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल है हमारा नॉलेज हब 7900 करके। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की और भी काफी स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, बहुत सारे पीवाईक्यू मिलेंगे, प्रीवियस क्लासेस मिलेंगी, हद से ज्यादा पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900 करके, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब 7900 जरूर ज्वाइन करें। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल वहां पे डाल रखा है। और नॉलेज हब यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के इस मॉक टेस्ट में हम 100% करेंगे। सेम पैटर्न होगा जो एचएसएससी दे रखा है उसी पैटर्न पर, यानी कि जीके, हरियाणा जीके, ठीक है, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसके अंदर कवर किए गए हैं। तो आज का मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। 100% करेंगे और सभी प्रश्न का हम डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे 1 बाय 1। तो आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न दिया है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2025 का है किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा। 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 2025 के अंदर आया था ये, यानी कि संविधान का 130वां संविधान संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है ये। आर्टिकल 70, 72, 75 या फिर 76, कौन से अनुच्छेद से संबंध है संविधान का 130वां संशोधन विधेयक। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाल फिलहाल का ही है ये। 130वां संविधान संशोधक विधेयक 2025 के तहत 3 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 ए। इन अनुच्छेदों को संशोधित करके यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले अपराध में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। देखो, काफी इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है, 130वां संविधान संशोधन है। इसके तहत 3 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 के सब पार्ट ए में। और इसके अंदर क्या था, कोई भी मंत्री हो, चाहे वह स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, सीएम हो चाहे पीएम, दोनों शामिल है इसके अंदर, प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी। कोई ऐसी सजा मिली है जिसकी कारावास होगा उनको 5 साल से अधिक साल तक, उस सजा के तहत वो लगातार 30 दिन अगर जेल में रहते हैं तो उनको उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, सजा मिलनी चाहिए उनको 5 साल की और जेल में लगातार 30 दिन तक रहेंगे तो उस पद से हटा दिया जाएगा। अब ये तीनों अनुच्छेद कौन कौन से हैं। पहला है अनुच्छेद 75, ये है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से, जो सेंटर में जो मिनिस्टर है उनसे और प्राइम मिनिस्टर से संबंधित है, आर्टिकल 75। दूसरा है आर्टिकल 164, अनुच्छेद 164, ये है राज्य मंत्रिपरिषद से, जो मुख्यमंत्री है, जो स्टेट का जो मंत्री होता है वो राज्य का मंत्री है वो। और तीसरा है अनुच्छेद 239 ए, ये है दिल्ली के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो ये 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 ए। 130वां संविधान संशोधक विधेयक जो है 2025, उसमें ये 3 अनुच्छेदों पर संशोधन होगा, 3 अनुच्छेदों में। ठीक है, तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बाकी आपको तीनों अनुच्छेद याद रखने हैं। ठीक, ऑप्शन बी उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 दिया है, पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 की मेडल टैली में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। गेम्स हुए थे सबसे पहले, खेलो इंडिया वाटर गेम 2025 पहली बार हुए हैं ये। तो इसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं, टॉप पर कौन रहा है।
मध्य प्रदेश, केरल, मणिपुर या फिर गुजरात। पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 में जो पदक तालिका है उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 पहली बार हुए हैं ये इंडिया के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। अब हम डिटेल में पढ़ें तो मध्य प्रदेश ने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के डल झील में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में कुल 18 पदक, 10 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान पाया। देखो अब इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के अंदर आंसर कितने कितने हैं वो देखो आप। सबसे पहले हमने इतना देखना था कि भाई कौन सा स्टेट टॉप पर रहा मेडल टैली में, सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते। मध्य प्रदेश आंसर हो गया। अब ये तो देखो पहली बार हुआ है खेल भारत के अंदर। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स तो कहां पर आयोजित किए गए थे? जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और वहां पर है डल झील। डल झील के अंदर ये आयोजित किए गए, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स है तो पानी के अंदर ही होंगे खेल। ठीक है, तो डल झील है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, वहां पर ये आयोजित किए गए थे। जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में। पहले पर रहा मध्य प्रदेश। टोटल 18 मेडल जम्मू ने जीते थे, 10 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रोंज। ठीक है, उड़ीसा दूसरे नंबर पर है जिसने 10 मेडल जीते हैं, और केरल तीसरे नंबर पर 7 मेडल के साथ रहा। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर उड़ीसा, और तीसरे नंबर पर केरला रहा है। कहाँ आयोजित हुए थे? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, डल झील में। ये सारी डिटेल थी यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला है प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा सुंदरवन टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई। अब इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग कितना हो गया है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और इन्होंने अप्रूवल दे दिया है जो एरिया है सुंदरवन टाइगर रिजर्व का। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। इसको इनको जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है इसका एरिया बढ़ा सकते हैं। मतलब अब पहले जितने, मान लो पहले ये 100 किलोमीटर में था, तब इसको कह दे कि अब अपना एरिया बढ़ा लो। अनुमति दे दिया इसका एरिया बढ़ाने के लिए और बड़ा बनाने के लिए। तब इसने कहा है कि अब सुंदरवन टाइगर रिजर्व का जो नया एरिया है वो कितना किलोमीटर हो गया है, कितना वर्ग किलोमीटर हो गया है, ये आपको बताना है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व का जो नया एरिया जो है वो अब कितने स्क्वायर किलोमीटर का हो चुका है, ये आपको बताना है। इसमें देखो, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा सुंदरवन टाइगर रिजर्व के विस्तार को मंजूरी देने के बाद इसका अनुमानित क्षेत्रफल जो हो चुका है वो है 3629.57 वर्ग किलोमीटर। 3629 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हो चुका है। ठीक है, 3629.57 वर्ग किलोमीटर हो गया है, और इसके विस्तार से अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन चुका है ये। ठीक है, देखो ये अब नया क्षेत्रफल हो चुका। टोटल कितना बढ़ा दिया? 1044 बढ़ाया है। पहले ये लगभग 2500 स्क्वायर किलोमीटर था। ठीक है, अब इसको मंजूरी दे दी है और अब 3629 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। यह सुंदरवन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा कौन सा टाइगर रिजर्व? वो है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है। देखो टाइगर रिजर्व दूसरे नंबर पर आ चुका है अब सुंदरवन का, हमें ये पढ़ लिया। लेकिन पहले नंबर पर कौन सा अभी भी? तो वो है नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के अंदर, वो पहले नंबर पर है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है सुंदरवन का। सुंदरवन का क्षेत्रफल हो गया 3629.57 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 3629 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है भैया? 3 स्टेटमेंट दे रखी है, 1 2 3 करके। इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। ठीक है, हमें सही बताने कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला कथन दिया है, इल्तुतमिश पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसे खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई थी। खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला इल्तुतमिश पहला सुल्तान था, यह पहला कथन दिया है। दूसरा दिया है, बलबन ने नायब ए ममलिकात का पद बनाया,
और अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त किया। ठीक है। उसके बाद तीसरा है गयासुद्दीन तुगलक ने फरमान ए गयासी नामक भूमि सुधार संहिता लागू करी। ये 3 कथन दे रखे हैं और आपको बताना है तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही दिया है कि इल्तुतमिश दिल्ली का पहला शासक है जिसे खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 1229 के अंदर। और इस मान्यता से उन्हें एक वैध शासक के रूप में स्थापित किया गया था। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसको खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई थी 1229 में। ठीक है। दूसरा कथन दे रखा था बलबन का। बलबन ने नायक ए ममलिकात का पद बनाया लेकिन इस पर अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त नहीं किया। ये ध्यान रखना, बलबन का और अलाउद्दीन खिलजी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो इसके शासनकाल में नहीं था अलाउद्दीन खिलजी तो। ठीक है। तो बलबन ने पद तो बनाए थे नायब ए ममलिकात का यानी कि उपराजा का पद, लेकिन इस पर अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त नहीं किया। तो इसलिए कथन 2 है वो गलत दिया है। तीसरा कथन है फरिया ए गयासी नामक भूल सुधार संहिता गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में नहीं बल्कि इल्तुतमिश के शासनकाल में लागू हुई थी। ये जो पद था कि जो भूमि सुधार का फरिया ए गयासी, इसको गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं बनाया, इसको बनाया था इल्तुतमिश ने। ये तीनों बात आपको ध्यान रखनी है। तो केवल कथन 1 सही है, बाकी दूसरा और तीसरा कथन इसमें गलत दिया गया है। तो हमसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो केवल कथन 1 सही है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसको खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई थी। बाकी कथन दूसरा और तीसरा गलत है इसमें। आगे है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखो इधर ये अलग अलग राजवंश दे रखे हैं। संगम वंश है, स्लू वंश है, तुलु वंश और अरविंदो वंश है। और दूसरी बात है इनकी विशेषता, वे किसके द्वारा स्थापना हुई थी, कौन यहाँ का शासक था, ये आपको बताना है। और ये सारे के सारे संबंधित है विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है। अब बताना है संगम वंश किससे संबंधित है, सुलू, तुलु और अरविंद। ये आपको चारों इसमें मिलान करना है और उसके हिसाब से ही आपको इसमें बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। तो देखो सबसे पहले जब विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना हुई तो किसने करी थी? वो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने करी थी। तो जब हरिहर और बुक्का ने जब इसकी स्थापना करी थी तो कौन सा वंश था? ये संगम वंश। कौन सा था? संगम वंश। सुलु वंश की बात करें तो सुलु वंश के तो नारस नायक द्वारा सत्ता ग्रहण हुई थी। तुलु वंश की बात करें तो यहां पर था कृष्णदेव राय। देखो है सारे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित लेकिन अलग अलग राजवंश है। तो तुलु राजवंश है कृष्णदेव राय। और लास्ट बच के अरविंद, ये है अंतिम राजवंश, पेनुकोंडा में इसकी राजधानी है। ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य पे अंतिम राजवंश था वो था अरविंद राजवंश और इसकी राजधानी में पेनुकोंडा में। यानी कि क्या क्या मेलान हुआ है इसका? संगम वंश हरिहर बुक्का ने, स्लो नारस नायक, तुलु कृष्णदेव राय और अरविंद अंतिम शासक। BCAD और ये दिया है हमारा ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 दिया है किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? ए मैटर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि ऐसा कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसके बारे में अंबेडकर ने यह कहा था कि इसका प्रयोग हम लास्ट उपाय के, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब हम इस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे। तो इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है ये बताना है। 352 है, 359 है, 356 है या फिर 368 है। देखो ये है अनुच्छेद 356 का बचाव डॉक्टर BR अंबेडकर ने इस याचिका पर किया था कि इसका उपयोग अंतिम आश्रय के विषय के रूप में किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 काम क्या करता है? ये करता है जो किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो इसमें पहला है कि यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या रिपोर्ट मिलने की स्थिति में भी संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार सरकार के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। देखो मेन जो है आर्टिकल 356 के बारे में कहा गया है और ये है राष्ट्रपति शासन के। भाई इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति गवर्नर से रिपोर्ट मांगेगा
और उसमें ये होगा कि भाई हाँ सरकार शासन नहीं चला सकती तो वहां पे राष्ट्रपति शासन के गवर्नर रूल राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी है। अनुच्छेद 352 जो है ये है अपना इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में, अनुच्छेद 352 का। और अनुच्छेद 368 जो दे रखा था लास्ट में, ये दे रखा संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, जो ऑप्शन दे रखे ना आपके अलग अलग उसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। तो आर्टिकल 356 यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न का। ठीक है, और आर्टिकल 368 जो है वो है जो संविधान संशोधन से संबंध में, ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 368 का भी। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा नॉलेज हब 7900 करके। यहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी, और फिर काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे डाल रखा है, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी। एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखिए, ज्वाइन करिए वहाँ पर। ठीक है, आगे है इसके बाद प्रश्न नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। जो प्रेम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, उसको संविधान का एक हिस्सा माना गया। किस निर्णय के अंदर, कौन सा कोर्ट केस था? देखो, एक पहले कोर्ट केस हुआ था, उसमें इसको कह दिया भाई प्रेम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, यानी कि प्रस्तावना। लेकिन उसके बाद दोबारा एक डिसीजन हुआ था, उसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो कौन कौन से केस थे वो? ऑप्शन ए है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एक के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, केशवानंद भारती केरला केस, मिनर्वा मिल्स केस। किस केस की बात है जिसमें यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का मुख्य भाग है? प्रस्तावना संविधान का मुख्य भाग है, और ये हुआ था केशवानंद भारती केस के अंदर। केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस के अंदर हुआ था। 13 जजों की बैठक बैठी थी जजमेंट के लिए, और 6-7 से डिसीजन सुनाया गया था। अब कई बार इसमें बच्चे पूछते हुए इसी फेवर में किसके था, तो इसमें सरकार की फेवर में डिसीजन गया था इसका। केशवानंद भारती जो एक मठाधिकारी थे, ये हार गए थे इस केस को, ये ध्यान रखना आपको। सरकार जीती थी, केरला सरकार ने इस डिसीजन के, मतलब जो डिसीजन आया था केरला सरकार की फेवर में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस कब का? 1973 में यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। देखो, ये हमने पढ़ लिया, केशवानंद भारती केस था 1973 का, जब ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। लेकिन उससे पहले एक केस हुआ था 1960 के अंदर, और वो था वीरूबारी यूनियन केस, और उसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1960 में केस हुआ था, बेरूबारी यूनियन केस हुआ था, इसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 13 साल बाद जब केशवानंद भारती केस हुआ, इसमें 13 जजों की बैठक बैठी थी, बेंच बैठी थी, और उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये चीज ध्यान रखना। बेरोबारी यूनियन मामले में यह कहा था कि प्रस्तावना भाग नहीं है, और केशवानंद भारती केस में कहा कि संविधान का भाग है। केशवानंद भारती केस में भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया, और कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह भी ध्यान रखना, प्रस्तावना के अंदर कई बार आता है पेपर के अंदर, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, कर सकते हैं, लेकिन संविधान का मूल ढांचा जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब तक सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, यह भी ध्यान रखना आपको। 1960 बेरोबारी केस में कहा था कि प्रस्तावना हिस्सा नहीं है संविधान का, और 1973 केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि ये हिस्सा है। सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। प्रश्न नंबर 8 दिया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो सीएए आज जो अभी आया था, नागरिकता जो हो किस भाग के अंदर है संविधान के? भाग 1, 2, 4, 6, किस भाग के अंदर आती है नागरिकता, ये हमें बताना है नागरिकता के बारे में। देखो, नागरिकता के संबंध में जो है वो भाग 2 के अंदर है। तो जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2023 का, वो भी भाग 2 के अंदर ही है। नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो संविधान के भाग 2 के अंदर है। भाग 2 का मतलब कितना है? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का। ठीक है, और नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है। अनुच्छेद 11 परिभाषित करता है कि नागरिकता कैसे प्राप्त हो और कैसे त्याग्य। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 नागरिकता से संबंधित है सारा। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, भाग 2 के अंदर है नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट।
आगे है प्रश्न नंबर 9। भारत में डंकरनी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? ये डंकरनी शायद गलत नाम है, डूंगरगढ़ का कुछ होगा ऐसा, और ये है राजस्थान के अंदर। पवन ऊर्जा परियोजना डंकरनी, ये राजस्थान के अंदर है। एक बार हम देखते हैं राजस्थान के अंदर कौन कौन से पवन ऊर्जा जो विंड पावर प्रोजेक्ट है वो। देखो राजस्थान के अंदर जो भी विंड पावर प्रोजेक्ट है, पवन ऊर्जा जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली तो है जैसलमेर पवन पार्क, जैसलमेर जिले के अंदर है। दूसरा प्रतापगढ़ पवन ऊर्जा, ये 126 मेगावाट का है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। ये सारे राजस्थान के हैं। अगला है देवगढ़ का, उसके बाद अगला है अमर सागर, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे ये है विश्व विंड इंफ्रास्ट्रक्चर LLP परियोजना, NHPC पवन ऊर्जा फार्म, हरित ऊर्जा गलियारा जो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले से है ये, ठीक है। तो ये सारे पवन ऊर्जा जो है प्रोग्राम है जो राजस्थान के अंदर है। पवन ऊर्जा प्रोग्राम, विंड पावर प्रोजेक्ट जो है राजस्थान के अंदर, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 दिया है भारत के 7 बहन कहने वाले नॉर्थ ईस्ट राज्यों में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? देखो जो भारत का नक्शा है ये ऐसे करके इस साइड का, तो इधर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है 7, इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर सिक्किम नहीं आता। कई बार प्रश्न पूछा था कौन सा राज्य शामिल नहीं, और सिक्किम ऑप्शन में मिलेगा, तो सिक्किम जो है वो इन 7 सिस्टर के अंदर नहीं आता भाई। इसके अंदर आता नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। इस 7 सिस्टर के अंदर 7 राज्य आते हैं, ठीक है। एक त्रिपुरा हो गया, ये 7 राज्य आते हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 7 राज्य आते हैं 7 सिस्टर के अंदर नॉर्थ ईस्ट के। अब इसमें प्रश्न पूछा गया, देखो सिक्किम नहीं आता, ध्यान रखना। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है, यानी कि दूसरे देश के साथ इन 7 राज्यों में से किसकी सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? सबसे अधिक देशों से लगती है। देखो अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर राज्यों में सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस किस के साथ लगती है? भूटान, चीन और म्यांमार के। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 7 बहनों वाले राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी सबसे लंबी है। सबसे ज्यादा देशों से बाउंड्री लगाता है 3 देशों के साथ, भूटान, चीन और म्यांमार, और सबसे लंबी बाउंड्री लाइन है इसकी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। देखो भूटान से पश्चिम में, चीन से उत्तर में और म्यांमार से पूर्व में लगता है। मणिपुर, देखो मणिपुर किसी भी देश से बाउंड्री नहीं लगती। मणिपुर की बाउंड्री लगती है म्यांमार से। मिजोरम की लगती है म्यांमार और बांग्लादेश से। त्रिपुरा, ये तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ध्यान रखना। असम, मेघालय और नागालैंड, ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करते। असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर तो सॉरी म्यांमार के साथ लगती है। असम, मेघालय और नागालैंड ये किसी भी अन्य देश के साथ बाउंड्री नहीं बनाते, ध्यान रखना। मणिपुर म्यांमार के साथ, मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ। ये चीज आपको सारी ध्यान रखनी है। सबसे अधिक बाउंड्री बनाता है अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से, भूटान, चीन और म्यांमार। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 11 है भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? जो इन्फ्लेशन होता है वो किस आधार पर मापा जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वर्कर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या ऑल ऑफ अबोव? तो इन्फ्लेशन जो मापी जाती है, मुद्रास्फीति जो मापी जाती है, वो मापी जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI जिसको बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन ए हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट इस प्रश्न को लगा के चलना। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिया है अल्पकाल में RBI जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए जो RBI है वो जो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनको उधार देता है, तो जिस रेट पर देता है, जिस ब्याज दर पर, उसको क्या बोलते हैं? ब्याज दर, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट? तो RBI जिस रेट पर बैंकों को उधार देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। कई बार एक कॉमर्शियल बैंक RBI को उधार देते हैं, RBI इनसे उधार मांगता है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ये चीज ध्यान रखना। और RBI जिस रेट पर बैंकों को उधार देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? रेपो रेट। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या है? वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को, देखो ये आ गया अगला प्रश्न, जो बैंक है वो RBI को उधार दे वो होती है रिवर्स रेपो रेट। जो कॉमर्शियल बैंक है वो RBI को अगर उधार देंगे तो रिवर्स रेपो रेट, और अगर RBI इन बैंकों को उधार देगा तो होगा रेपो रेट।
ये सारी चीज ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 14, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 के परिणाम स्वरूप कौन से दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थान स्थापित हुए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1944 के अंदर। इसके तहत दो अंतरराष्ट्रीय संस्थान आए थे और इनको बोला जाता है जुड़वा बहनें। जुड़वा बहनें इन दोनों संस्थानों को कहा जाता है। किसके तहत स्थापना हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 के अंदर। और ये हुआ था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनको जुड़वा बहनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहनें, ट्विन सिस्टर्स इनको कहा जाता है। मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, तब इनकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखो, क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वो है नॉलेज हब 7900 करके। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलने वाला है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ डाल रखी है, और आप जाओ और वहाँ पे फाइल्स वगैरह में जाके आप चेक करिए कितनी पीडीएफ डाल रखी है, अलग अलग हिसाब से फोटो वगैरह भी डाल रखी है स्टडी मटेरियल की। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 15। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य प्रारंभ में क्या निर्धारित किया गया था? देखो, इस प्रश्न के अंदर ही दो प्रश्न दे दिए। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो जब इसकी स्थापना हुई थी, शुरू में इसका क्या काम दिया गया था? आरबीआई क्या काम करेगा? केवल करेंसी इशू करेगा, यानी कि पैसे जारी करेगा। दूसरा है कि गवर्नमेंट का जो, सरकार का जो ऋण प्रबंधन है उसको भी देखेगा और पैसे भी जारी करेगा। तीसरा है कि कॉमर्शियल बैंकों को उधार देगा। चौथा है कि कृषि ऋण प्रदान करेगा। तो जब आरबीआई की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, तो इसका काम था सरकार का ऋण प्रबंधन और मुद्रा निर्गमन। जो गवर्नमेंट का जो खर्चा है, सारा जो ऋण है वो देखेगा और सारी नई करेंसी इशू करेगा। ये आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई, आरबीआई के काम जारी किए गए थे। प्रश्न नंबर 16, आंसू आंसू, आईना और परछाई, रचना के लेखक कौन है? आंसू आंसू, आईना और परछाई, रचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विमल कुमार अस्क। विमल कुमार अस्क, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, सुखना झील के चीफ इंजीनियर कौन थे? यानी कि सुखना झील का मुख्य किसने बनाई थी? चीफ आर्किटेक्चर कौन थे इसके? सुखना लेक कहां पर है? ये चंडीगढ़ के अंदर। कहां पर है ये? चंडीगढ़ के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो किसने बनाया था? चीफ इंजीनियर कौन था सुखना झील का? तो वे थे पीएल वर्मा। पीएल वर्मा, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, म्यूजियो कैमरा म्यूजियम कहां पर है? एक म्यूजियम है, उसका नाम है म्यूजियो कैमरा। म्यूजियम का नाम है म्यूजियो कैमरा, और ये कहां पर है? देखो, ये अब जो प्रश्न करने लग रहे हैं हम, ये कर रहे हैं हरियाणा जीके के। हम हरियाणा जीके पढ़ने लग रहे हैं फिलहाल अब लास्ट में क्वेश्चन। तो म्यूजियो कैमरा करके जो म्यूजियम है, ये कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। कहां पर है ये? गुरुग्राम के अंदर। प्रश्न नंबर 19 है, हरियाणा जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हरियाणा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और इसकी स्थापना हुई थी 2006 के अंदर। हरियाणा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी 2006 के अंदर। प्रश्न नंबर 20 है, हरियाणा पुलिस कमांडो कॉम्प्लेक्स, देखो ये पेपर में आया हुआ है पहले भी। हरियाणा पुलिस कमांडो कॉम्प्लेक्स ये कहां पर है? तो ये है नेवल करनाल के अंदर। नेवल करनाल के अंदर है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का, नेवल करनाल के अंदर। प्रश्न नंबर 21, हार्ट ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? तो चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? तो चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है वो है सेक्टर 17 को। सेक्टर 17 जो मेन बस स्टैंड है ना चंडीगढ़ का, तो सेक्टर 17 का जो मार्केट है उधर, सिटी सेंटर जो है वो शहर का बीच का हिस्सा है सेक्टर 17। ठीक है, हम हरियाणा से जाएंगे तो हम अपने 99% बसें सेक्टर 17 बस स्टैंड पे जाती है, उसके पीछे जो मार्केट है वो हार्ट ऑफ चंडीगढ़ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, हसनपुर किस जिले का एक ब्लॉक है? हसनपुर गांव है, एक ब्लॉक है ये हसनपुर, तो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है हसनपुर? हसनपुर चर्चा में था आंगनवाड़ी को लेकर, डिजिटल आंगनवाड़ी बनी थी पहली देश की हसनपुर के अंदर। तो हसनपुर किस जिले के अंदर है? करनाल, हिसार, पंचकुला या फिर पलवल? तो हसनपुर आता है पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 23 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में गांवों की संख्या सबसे कम है? हरियाणा के किस जिले में गांवों की संख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार? किस जिले में सबसे गांवों की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन है रोहतक, फरीदाबाद, पंचकुला, गुड़गांव। तो इसमें किसके अंदर आ जाएगा? इन चारों ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आएगा पंचकुला। पंचकुला के अंदर सबसे कम गांव है। कितने हैं पंचकुला के अंदर? 236 गांव है ओनली। पंचकुला बना कब था? 1995 के अंदर। ठीक है। और ग्राम पंचायत कितनी है पंचकुला के अंदर? 128 ग्राम पंचायत है। ठीक है। पंचकुला के अंदर कितनी पंचायतें हैं? 128 ग्राम पंचायत है। और अगर ग्राम पंचायत की बात करता, ग्राम पंचायत की बात करता तो ग्राम पंचायत है 116। कहां पर? फरीदाबाद के अंदर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो प्रश्न है। गांव पूछता तो गांव तो है पंचकुला के अंदर, और ग्राम पंचायत पूछता तो वो है फरीदाबाद के अंदर। ये चीज ध्यान रखना, फरीदाबाद के अंदर 116 ग्राम पंचायत है। ठीक है। और गांव है 144। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर फरीदाबाद 144 है, पंचकुला के अंदर 128 ग्राम पंचायत है। भाई फरीदाबाद इसका आंसर आएगा। फिर ये गलत है, इसका ऑप्शन बी कर लेना, इसका फरीदाबाद आंसर आएगा इसका, फरीदाबाद के अंदर। ठीक है। फरीदाबाद के अंदर है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 24। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव ने कपाल मोचन में कितने पवित्र अग्निकुंडों की रचना की? स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव ने कपाल मोचन में कितने पवित्र अग्निकुंडों की रचना करी थी? तो उन्होंने करी थी 3 अग्निकुंडों की रचना। 3। प्रश्न नंबर 25 है प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के स्वस्थ पेड़ों को प्रति वर्ष कितनी पेंशन दी जाती है? प्राण वायु देवता स्कीम जो है, ठीक है, प्राण वायु देवता स्कीम जो है ये चलाई गई थी। पेड़ पौधे जितने भी पुराने हैं 75 साल या उससे अधिक उम्र के, उन सभी को सरकार पेंशन देगी। ठीक है, उन सभी को पेंशन देगी सरकार। और ये डिसाइड किया गया था कितने रुपए दिए जाएंगे? 2500 रुपए। कितने रुपए डिसाइड किए गए थे? 2500 रुपए डिसाइड किए गए थे, लेकिन बाद में कितने कर दिए थे? उसको बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए थे। जब ये स्कीम चलाई गई थी ना, शुरू में ध्यान रखना, जब ये स्कीम चलाई गई थी, जब शुरू में डिसाइड हुए थे कितने रुपए हुए थे? 2500 रुपए देने की बात हुई थी, ध्यान रखना, 2500 रुपए देने की बात हुई थी जब शुरू में स्कीम चलाई गई थी। प्राण वायु देवता स्कीम 2023 की है ये। ठीक है, जो अब बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है हरियाणा सरकार ने काडा का नाम बदलकर मिकाडा कर दिया, कब किया? काडा क्या है? डेवलपमेंट अथॉरिटी किसकी है ये बताओ? ये बताओ कौन सी डेवलपमेंट अथॉरिटी? ये है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका नाम बदलकर काडा कब कर दिया गया? सॉरी, काडा का नाम बदलकर मिकाडा कब कर दिया गया? कब किया गया था ये? मार्च 2021, अप्रैल 2021, जनवरी 2021 या फिर दिसंबर 2020? तो ये किया गया था, जो इसका नाम बदला गया था वो नाम बदला गया था दिसंबर 2020 के अंदर। प्रश्न नंबर 27 है किस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण पर आया? यानी कि हरियाणा पर जब ब्रिटिशों का शासन हुआ तो उस समय कौन सा मुगल शासक सत्ता में था? कौन सा मुगल शासक था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। काफी सारे पीडीएफ, हर सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ डाल रखी है, इमेजेस भी डाल रखी है ताकि आपको समझ में अलग अलग फोटो, वैसे नॉर्मल भी टाइप किया हुआ भी स्टडी मटेरियल है। एक बार आप जाओ और चैनल की हिस्ट्री में फाइल्स में जाके देखो, अलग अलग बहुत सारी पीडीएफ है, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। चैनल की हिस्ट्री में देखो, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 28 है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? कुरुक्षेत्र के अंदर जो महाभारत के स्थल पर जो पुरातात्विक साक्ष्य है, इस पर सबसे पहले किसने बताया था?
तो वो बताया था बीबी लाल ने, बीबी लाल ने। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, ये देखो पेपर में आया हुआ सीटी में, जो पहला सीटी हुआ था उसके अंदर ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है ये, ठीक है। प्रश्न क्या है, कौन सा विभाग है जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान तैयार करता है? तो ये है डेसा डिपार्टमेंट, पंचकुला हेड ऑफिस इसका, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल अफेयर्स, डेसा बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, पंचकुला में इसका हेड ऑफिस है। ये जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल अफेयर, ये तैयार करता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी। प्रश्न नंबर 30 है, कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी गई कविताएं हैं? तो ये है सैयद गुलाम बिक, सैयद गुलाम बिक। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, गन्ना ब्रीडिंग सेंटर का जो रीजनल ऑफिस वो हरियाणा में कहाँ है? गन्ना ब्रीडिंग सेंटर जो है इसका रीजनल ऑफिस है हरियाणा के अंदर, कहाँ पर है? यमुनानगर, पलवल, रोहतक या फिर करनाल? तो ये है करनाल के अंदर। शुगर केन जो है ब्रीडिंग सेंटर जो है ये हरियाणा के करनाल के अंदर है। प्रश्न नंबर 32 नंबर है, हरियाणा में कहां पर इंडो इजराइल कृषि परियोजना के अंतर्गत अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? इंडो इजराइल कृषि परियोजना के आधार पर अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर इसकी स्थापना की गई है? गिगनाऊ लोहारू के अंदर, मंजियाना सिरसा के अंदर, टोहाना फतेहाबाद के अंदर, गोहाना सोनीपत के अंदर? तो इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, और यह है गिगनाऊ लोहारू, और लोहारू की सृष्टि के अंदर आता है भिवानी के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। भिवानी भी ऑप्शन में हो सकता है, लोहारू भी ऑप्शन में हो सकता है, फिर प्रॉपर गांव का नाम गिगनाऊ भी हो सकता है, तीनों नाम ध्यान रखने हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये होती है पंचकुला के अंदर, पंचकुला और यमुनानगर के अंदर। देखो ऑप्शन में यमुनानगर भी दिया है, अगर ऑप्शन में देखो तीनों ही ऑप्शन है जो ऊपर मोरनी की पहाड़ियों के पास है, ठीक है। तो सबसे अधिक वर्षा होती है इसमें से अम्बाड़ा के अंदर, ऑप्शन ए में अम्बाड़ा भी दिया हुआ है। अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला, ये तीन जिले ऐसे हैं जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है, तीन जिलों में, अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला। अगर तीनों ही ऑप्शन में है तो अम्बाड़ा आंसर आएगा। एक यमुनानगर के अंदर जगह है छिछरौली, हरियाणा में सबसे अधिक बारिश किस जगह पर होती है? छिछरौली, यमुनानगर के अंदर। और अगर प्रॉपर जिले की बात करें तो अम्बाड़ा, प्रॉपर स्थान की बात करें तो छिछरौली, यमुनानगर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 34 है, ट्रिपल आईटी हरियाणा कहां पर है? ट्रिपल आईटी हरियाणा कहां पर? हरियाणा में ट्रिपल आईटी हरियाणा में कहां पर? तो एकमात्र है ये, और ये है सोनीपत के अंदर। कहां पर है ये? सोनीपत के अंदर है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यह है सोनीपत के अंदर, 2014 के अंदर बनाई गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत के अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी हरियाणा में कहां पर है? देखो तीन पूछ रखी है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, इनडायरेक्ट टैक्स और नारकोटिक्स एकेडमी हरियाणा में कहां पर है? गुड़गांव, चंडीगढ़, पंचकुला या फिर फरीदाबाद? नारकोटिक्स एकेडमी कहां पर है हरियाणा के अंदर? तो ये है फरीदाबाद के अंदर। पेपर में आया हुआ प्रश्न है, सीटी के अंदर पूछा गया था, पहले वाले सीटी के अंदर। फरीदाबाद इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी फरीदाबाद के अंदर। प्रश्न नंबर 36 है, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसके कारण राज्य में किस ऋतु के वर्षा होती है? यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है किस मौसम में चलती है? भाई सर्दियों में, गर्मियों में पश्चिमी विक्षोभ आएंगे तो बारिश होएगी, तो किस समय बारिश होती है? तो ये बारिश होती है सर्दी के समय, विंटर में। सर्दियों में जो बारिश होती है हरियाणा में वो होती है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, सर्द ऋतु में। प्रश्न नंबर 37 है, हरियाणा राज्य में औषधीय वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2003 में
किस योजना को शुरू किया गया था? औषधीय वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2003 में किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था वन वनस्पति योजना। 2003 की बात है ये, वन वनस्पति योजना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित राज्यों में से राज्य के किन जिलों में सफेद झींगा व मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किए जाएंगे? तो ये किया जाएंगे सिरसा और भिवानी, 2 जिलों के अंदर। सिरसा और भिवानी के अंदर सफेद झींगा और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक जीतने वाला खिलाड़ी मनीष नरवाल। मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो मनीष नरवाल कहां से है? ये फरीदाबाद से। मनीष नरवाल कहां से है? ये फरीदाबाद से है ये। ठीक है, मनीष नरवाल जो है पैरा ओलंपिक एथलीट है ये, और ये क्या है? एक शूटर है, पिस्टल शूटर। पिस्टल शूटर से संबंधित है, ये ध्यान रखना, खेल का नाम जरूर याद रखना। प्रश्न नंबर 40 है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन कब होगा? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन कब होगा? 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025, 18 नवंबर से 8 दिसंबर 2025, 28 नवंबर से 15 दिसंबर या फिर 24 नवंबर से 11 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कब से कब तक होगा? देखो, पहले बात तो गीता महोत्सव होता कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर, और ये होगा 15 नवंबर से 5 दिसंबर, 20 दिन चलेगा ये। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, और इसकी जो मेन जो प्रोग्राम होंगे, जो देखो शुरू होगा 15 तारीख को, लास्ट होगा 5 दिसंबर को, और जो मेन इवेंट होंगे इसके वो होंगे 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में, एक सप्ताह का। ठीक है, ये ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव इंडोनेशिया के अंदर भी मनाया गया था सितंबर महीने के अंदर। सितंबर के अंदर विदेश में कहां पर बनाया गया था? इंडोनेशिया के अंदर। ध्यान रख लेना, सितंबर 2025 के अंदर पहली बार इंडोनेशिया के अंदर 13-14 सितंबर को बनाया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, और वो होगा नॉलेज हब 7900 करके। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। हर सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ आपको वहां पर दे रखी है। ठीक है, हरियाणा जी की हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम प्रश्न देखेंगे कुछ साइंस के, जनरल साइंस के जो बोलते हैं। देखो, ये जो जनरल साइंस के जो प्रश्न है, अगर आप एनटीपीसी का या रेलवे का कोई भी पेपर दोगे, उसमें आते हैं जनरल साइंस। रेलवे के पेपर में अगर आप एनटीपीसी का भी पेपर दे रहे हो ना, तो ये प्रश्न जरूर कर लेना, वहां भी सेम प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मत सोचना कि हरियाणा के लिए ये पेपर, ये जो प्रश्न दे रखे हैं जनरल साइंस के, ये हर पेपर में आएंगे, चाहे किसी भी स्टेट का हो, जो सेंटर का पेपर हो। जनरल साइंस के प्रश्न फिक्स है। आगे है प्रश्न नंबर 41, जनरल साइंस का पहला प्रश्न है ये, और इस प्रश्न में दिया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो बना हुआ प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखो, एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f। f होता है फोकस दूरी, u का मान दे रखा 30। हम यहाँ से v भी निकाल सकते हैं भाई, इमेज जो है, यानी कि जो उसकी प्रतिबिंब जो है उसको कितनी दूर पर बनेगा। लेकिन इसने दूरी नहीं पूछी, इसने पूछा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। फोकल लेंथ दे रखी है 20 और ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो बनेगा वास्तविक, उल्टा और बड़ा। वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और बड़ी बनेगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 41 का, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। प्रश्न नंबर 42 है, मानव नेत्र में प्रकाश का फोकस किस पर पड़ता है? जो हमारी आंख है उस पर जो लाइट है वो उसका जो फोकस है वो कहां पर पड़ता है? सारा का सारा, यानी कि मेन फोकस जहां पर इमेज बनती है वो होता है रेटिना पर। जो सारा प्रकाश है हम जो देखते हैं वस्तु, उसका प्रकाश हमारी जाकर रेटिना पर इकट्ठा होता है। सारा का सारा जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का।
प्रश्न नंबर 43 दिया है, करंट की एसआई यूनिट क्या है? तो करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर। ओम किसकी है? रेजिस्टेंस की। वोल्ट किसकी है? वोल्टेज की। पावर की यूनिट क्या है? वाट। ठीक है, तो एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करंट की एसआई, देखो एसआई यूनिट जितनी है सारी याद करो, मैंने पेपर में जरूर पूछी जाती है ये। प्रश्न नंबर 44 है, ओम्स लॉ किसको जोड़ता है? ओम्स लॉ किसको जोड़ता है? ओम्स लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। V वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस। तो किसको जोड़ता है ये? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को। V इज इक्वल टू आई आर, ये जोड़ता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फार्मूला, इसी फार्मूले के ऊपर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, ये क्या है? वोल्टेज है, I क्या है? करंट है, और R क्या है? रेजिस्टेंस है। ओम्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। वोल्टेज दे देगा, करंट दे देगा और रेजिस्टेंस पूछेगा, तो इसी फार्मूले से निकलता है सब। प्रश्न नंबर 45 दिया है, धारा प्रवाहित तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? Which rule is used to determine the direction of magnetic field around a current laying wire? एक वायर है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन हमें बतानी है कि वो क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, किस दिशा में उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, किस दिशा में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमें बताना है। ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या न्यूटन्स लॉ। तो ये जो है प्रॉपर, ये है राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग का रूल नहीं है, ये सिंपल है राइट हैंड थंब रूल। थंब और आएगा यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल। हम कोई छड़ी पकड़ते हैं तो जैसे ये हमारा हाथ हो गया पूरा ऐसे, ठीक है, ऊपर की साइड अंगूठा है, तो जैसे हम छड़ी ऐसे पकड़ेंगे तो जैसे ही अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो जिस साइड हमारी उंगलियां मुड़ेगी ऐसे, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा। अगर हमारा हाथ उल्टी साइड है तो जिस साइड अंगूठा है और जैसे हम उंगलियां मोड़ते हैं उसके हिसाब से हमारा करंट फ्लो करता है। मैं अगर आपको इमेज के तहत आपको समझा देता हूँ, ये जो राइट हैंड थंब रूल है वो देखो, ये है राइट हैंड थंब रूल। जैसे हमारा अंगूठा ऊपर की साइड है तो करंट अगर ऊपर की साइड अंगूठे के हिसाब से, तो हमारी उंगली ऐसे मुड़ी है अंदर की साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर इसको हम उल्टा कर दें अंगूठा नीचे की साइड, तो हमारी उंगलियां क्लॉकवाइज। भाई हाथ को अगर उल्टा करके मोड़ेंगे तो उंगलियां जो मुड़ेगी वो एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ेगी। ठीक है, ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठा ऊपर करना है, मतलब अगर करंट जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में अंगूठा कर दो। अब उंगलियां मोड़ के देखो अपने हथेली की साइड, ये मुड़ रही है किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, दाहिने हाथ से होगा, ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड मत लेना, राइट हैंड लेना। ये नियम है राइट हैंड थंब रूल, इसलिए इसका नाम रखा गया है ये। उसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 46, प्रकाश संश्लेषण मुख्य पत्ती के किस भाग से होता है? जो फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूरज की लाइट में, तो किस भाग में होता है? एपिडर्मिक, जाइलम, मेसोफाइलस और फ्लोएम। देखो जाइलम का मुख्य काम किससे है? पानी से है। जो पौधों तक, पौधे की जड़ से लेकर ऊपर पत्तियों तक पानी पहुंचाता, वो पहुंचाता जाइलम। फ्लोएम का काम किसका है? फ्रूट से। पौधे के अंदर जो फ्रूट वगैरह बनते हैं फ्लोएम की वजह से बनते हैं। ठीक है, अब इसने पूछा है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो हिस्सा है पत्ते के अंदर, वो कहां पर होता है फोटोसिंथेसिस? तो ये होता है मेसोफाइल्स सेल के अंदर। मेसोफिल जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, उनमें होता है। जाइलम का काम है पत्तियों तक जल पहुंचाने का, फ्लोएम का काम है फल बनाने का। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर है, मानव रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन किया जाता है? जो हमारा खून है उसके अंदर ऑक्सीजन कहां से आता है? हीमोग्लोबिन लेके आता है आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन ब्लड वो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन से। जो आरबीसी रेड ब्लड कार्पिकल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है।
ठीक है, खून के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीज होती है खून के अंदर। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 है 48, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप में कहाँ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होते हैं हमारे शरीर के अंदर जाकर? खाने के अंदर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन कहाँ पर जाकर डाइजेस्ट होता है? मुंह के अंदर नहीं, छोटी आंत बड़ी आंत नहीं, प्रोटीन होता जाके हमारे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर, अमाशय के अंदर जाकर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 है, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया कहां से होती है? वेयर डज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर्स? पौधे के अंदर होता है ट्रांसपिरेशन, और ये कहां पर होता है? जो पत्ता देखा है ना आपने, ऐसे करके पत्ता है कोई भी, तो उसके ऊपर ऐसे ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे डंडी सी निशान से होते हैं उस पौधे के ऊपर, वो होती है स्टोमेटा ऑफ लीव्स। पत्तियों के जो रंध्र होते हैं वहां पर होते हैं ट्रांसपिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया जो, ठीक है, पत्तियों के रंध्र से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। प्रश्न नंबर 50 है, डीएनए की संरचना किसने बताई थी? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने बताया था? तो डीएनए जो स्ट्रक्चर दिया था वो दिया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए स्ट्रक्चर जो दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर जो दिया था वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये कैसा मॉडल होता है? ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए का। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जो ऐसे ऐसे करके देखा हो ना आपने, सर्पिल आकार का, ये दिया था, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। कब की बात है ये? 1953, 1953 में दिया था ये वाटसन एंड क्रिक ने। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, सारे की सारे हर सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है, ठीक है। हर सब्जेक्ट की, लगभग हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अलावा इमेजेस के थ्रू भी आपको अलग अलग फोटो भी मिलेगी ब्रीफ में डाटा समझने के लिए। तो अगर नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH जो बेस है, इसको आपस में जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? HCl प्लस NaOH, HCl और NaOH को मिलाते हैं तो क्या बनता है? NaCl और H2, यानी कि जो सोडियम साल्ट होता है, जो हमारा कॉमन साल्ट जो घर में जो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और पानी, ये बनता है हमारे अंदर। HCl प्लस NaOH मिलाएंगे तो NaCl प्लस H2O ये बनेगा इसके अंदर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 दिया है आगे, Fe2O3 प्लस 2Al, Al यानी कि एल्यूमिनियम है ये, Al2O3 प्लस Fe आयरन बनेगा और Al2O3 बनेगा। तो ये कैसी अभिक्रिया है? कैसी अभिक्रिया है? डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन या फिर एक्सप्लोसिव? देखो एक्सप्लोसिव होता तो हीट निकलती, हीट इसमें से निकल नहीं रही तो है नहीं। डिकम्पोजिशन का मतलब कोई एक अणु हो जो खत्म होता है, देखो आयरन भी दो है तो कोई डिकम्पोजिशन किसी का भी नहीं हो रहा। कॉम्बिनेशन भी नहीं, इसके अंदर है रिप्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? आयरन की जगह एल्यूमिनियम आ गया और आयरन अलग हो गया, ठीक है। Fe2O3 में एल्यूमिनियम मिलाया तो Al2O3 बन गया और आयरन अलग हो गया, तो क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो रिएक्शन दे रखी है, कैसी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑप्शन बी आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53, NaHCO3 का कॉमन नाम क्या है? NaHCO3 हमने बहुत बार सुना है इसका, ठीक है। NaHCO3 का क्या नाम है? NaHCO3 इसका नाम आपने सुना हो, क्या होता है ये? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर साइंटिफिक नेम पूछे तो क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखना इसका नाम। क्या बोलते हैं हम घरों में? इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं,
बेकिंग सोडा इसको कहा जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, जो केक वगैरह फुलाते हैं उसके अंदर डालते हैं, केक वगैरह के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 53 का। आगे प्रश्न नंबर 54, एसिड रेन जो होती है इसका मुख्य कारण क्या है? एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है, किसकी वजह से होती है? तो एसिड रेन होती है सोडियम, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ये सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मुख्य कारण है एसिड रेन का। जो इमारतें हैं वो खराब कैसे होती हैं? इसी एसिड रेन की वजह से ही। एसिड रेन किस वजह से होती है? पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, वो कहते हैं ना बेवजह बिना मौसम बरसात में नहीं नहाना चाहिए, इस वजह से कि एसिड रेन होती है उसके अंदर ये हार्मफुल ये पाए जाते हैं, सोडियम डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला है प्रश्न नंबर 55, विद्युत अपघटन द्वारा जल का अपघटन करने पर कौन सी गैस अधिक मात्रा में निकलती है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते जब पानी का? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? तो कौन सी गैस निकलती है इसमें? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है इसके अंदर? हाइड्रोजन गैस इसके अंदर निकलती है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जब हम करते हैं, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जब डिकम्पोज हम करते हैं उसको, तो कौन सी गैस निकलती है उसके अंदर? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देखो पानी है H2O, जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H2 प्लस O2 बनेगा, तो हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में बनता, ऑक्सीजन कम मात्रा में बनती है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर 55 का। प्रश्न नंबर 56, और यहां से अब हमारी स्टार्ट होती है रीजनिंग। जनरल साइंस के हमने 15 प्रश्न करे हैं। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, जनरल साइंस के प्रश्न यही आएंगे, चाहे सेंटर का हो, चाहे सीजीएल का पेपर हो, CHSL का हो, एनटीपीसी रेलवे का, जनरल साइंस सेम रहेगी। प्रश्न नंबर 56, और यहां से रीजनिंग शुरू होती है हमारी। प्रश्न नंबर 56 रीजनिंग का पहला प्रश्न है, और इसमें मिसिंग नंबर बताना है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा ये हमें बताना है। 963, 2, 844, 464 और 903। अब देखो इनमें कोई भी ऐसा मेरे हिसाब से कोई ट्रिक नहीं, देखो इसका डबल का लगा है तो ये भी डबल नहीं है भाई, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये आपस में आधा या डबल का चक्कर है तो यहाँ पे ये ज्यादा है ये कम है, समझ रहे हो? किसी भी एंगल से इनका कोई जोड़ नहीं दिख रहा। अब एक चीज और देखो, इसके अंकों को जोड़ो, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 6 4 10, 10 और 4 14, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 9 0 9 9 और 3 12, ये हो गया। अब देखो इनका अंतर, 18 और 16 के बीच का अंतर कितना है? 2। इन दोनों इस संख्या के अंकों का जोड़ 18, इसके अंकों का जोड़ 16, और इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 2 का। इसके अंकों का जोड़ 14, इसके अंकों का जोड़ 12, तो इनका अंतर कितना आएगा? 2। यानी कि अगर ऑप्शन में 2 है तो हमारी ट्रिक बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्या उत्तर आएगा? 2 आएगा। बाकी दूसरा कोई लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा, और 2 दिया है ऑप्शन ए के अंदर ही, समझ गए? संख्या जो दे रखी है उसके अंकों का जोड़, फिर तीसरे नंबर पर जो संख्या उसके अंकों का जोड़, इन दोनों का अंतर, यहाँ पे बीच वाली संख्या दी है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 दिया है कि एक दिन जॉन घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, दाएं मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर लास्ट में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब सीधे घर जाने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी? भाई घर से निकला, ये घूम ये रहा, अब हम निकालेंगे भाई घर जाने के लिए कितनी चलना पड़ेगा। शुरू में तो इसने सोचा नहीं, चलता रहा ऐसे ही। देखो एक चीज आपको बार बार समझा रखी है, डायरेक्शन की अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब भी ये दिशा वाले प्रश्न हम निकालेंगे, तो इसमें सबसे पहले हमने डायरेक्शन मान लेनी है, ऐसे बना के, ये बना लो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। उदय पप्पू आपको याद होगी ट्रिक, उदय पप्पू, ठीक है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब इसने कहा कि वो घर से निकला और 10 किलोमीटर दक्षिण में चला, मान लो उसका ये घर है यहाँ पे, दक्षिण में चला यानी कि नीचे की साइड चलेगा, कितना चला ये? 10 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर, अभी दक्षिण में इधर चल रहा है, अब अगर ये इसके दाएं मुड़ेगा तो मतलब इस साइड मुड़ेगा, कितना चला? 5 किलोमीटर चल दिया।
उसके बाद फिर दाएं मुड़ा और फिर 10 किलोमीटर चल दिया। अब दोबारा से दाएं मुड़ेगा तो देखो यहाँ भी 10 चला था इधर, अब वापिस ये 10 चल दिया इधर से इधर, तो मतलब इस पॉइंट के सामने आ गया बिल्कुल ये 10 किलोमीटर। ठीक है, इस पॉइंट के सामने आ गया अभी ये। इसने आगे क्या कहा उसके बाद, टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। यहाँ से आके लेफ्ट मुड़ गया तो यहाँ से लेफ्ट इधर मुड़ेगा, कितना चलेगा 10 किलोमीटर। घर से कितनी दूर है ये, तो ये दूरी 10 किलोमीटर और ये 5 है बीच की, टोटल दूरी कितनी होगी 10 और 5 15 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। घर से वो कितनी दूर है 15 किलोमीटर, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 57 का। प्रश्न नंबर 58 है ये फैमिली रिलेशन का। राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। देखो सिंपल सी बात है, सोनिया है, सोनिया का बेटे का क्या नाम है अतुल, क्या नाम है अतुल। राजीव का पूछा है, राजीव क्या है अतुल का भाई है, अतुल का भाई कौन है राजीव, तो इसका मतलब ये क्या हो गया सोनिया का ये भी तो बेटा ही हो गया। अतुल और राजीव दो भाई हैं, अतुल की माँ का नाम सोनिया, तो राजीव की माँ का नाम भी क्या आएगा सोनिया ही तो रहेगा। तो क्या संबंध है राजीव का सोनिया से, राजीव सोनिया का पुत्र है। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका, सीधा सा सवाल था। प्रश्न नंबर 59 पढ़ो। 5 आकृति दे रखी वो बताओ जो, देखो ये संबंध बताना है इसमें से, लंबी लड़की लंबी और गोरी, लड़की लंबी और गोरी, इन तीनों के बीच में वेन डायग्राम कौन सा बनेगा ये बताना है। देखो लड़की लंबी है, गोरी है, ये लड़की है, ये 3 चीजें दे रखी है, तो इसका वेन डायग्राम बनेगा। देखो लड़की ये लंबी का हो गया और ये गोरी का हो गया। अब एक चीज बताओ, कोई लड़की है वो लंबी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसका मतलब लड़की वो लंबी हो सकती है। अच्छा कोई लंबी लड़की है वो गोरी भी हो सकती है, बिल्कुल, मतलब ऐसे। ये जो ऑप्शन ए की जो इमेज दे रखी है वो, ये गर्ल है, ये टाल यानी कि लंबी है, और ये गोरी यानी कि फेयर है। फेयर अकेली, देखो अकेला फेयर का मतलब है कि गोरा होना, गोरा लड़का भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, कोई भी गोरा हो सकता है, लेकिन एक लड़की है वो गोरी हो सकती है, एक लड़की है वो लंबी हो सकती है, एक लड़की जो है वो गोरी और लंबी दोनों हो सकती है। तो इमेज ए जो दे रखी है ये बनेगा, इमेज ए बनेगी। ठीक है, अब इसका ऑप्शन ए मत लगा देना, इसमें इमेज ए बनी है और ये दे रखा ऑप्शन बी के अंदर, ये देखो इमेज ए उत्तर होगा, लेकिन ये इमेज ए उत्तर दे रखा ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी उत्तर होगा, ऑप्शन ए उत्तर नहीं होगा, ये इमेज ए है। ठीक है, तो ऑप्शन बी लगाना है इस पे। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ मिलेगी, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ डाल रखी, हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल है, एक बार जाओ और वहाँ पर आप सर्च करो, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी वहाँ पे आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 है, यह है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष, कथन दे रखे और निष्कर्ष दे रखा, हमें बताना क्या रहेगा। स्टेटमेंट वाले हैं, पहला है कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। कुछ बी सी नहीं है, यानी कि बी का जो है वो हिस्सा वो सी में नहीं जाएगा। ठीक है, बी का हिस्सा सी में नहीं जाएगा। अब इसमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो बताओ। कुछ सी जो हो बी है, देखो इसने कहा कि बी सी में नहीं जाएगा, लेकिन कुछ सी जो है वो भी हो सकते हैं, कुछ सी जो है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने जो दिया है वो सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में दिया है। चलो आगे पढ़ो, अगला देखो, इसको छोड़ो, पहले अगला वो पढ़ो कि कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं। देखो अब इसमें ए का तो कोई चक्कर नहीं दे रखा, तो ए छोड़ दो, इसने दिया है कि सम बी आर नॉट सी, बी का कुछ हिस्सा सी में नहीं जाएगा। अब निष्कर्ष रखे कुछ सी जो है वो बी हो सकते हैं या फिर कुछ सी जो है बी नहीं होंगे, इसमें से आपको बताना है क्या होगा। तो देखो इसमें पहले ही दे रखा कि बी सी में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो इसका मतलब सी भी बी में नहीं आएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष दूसरा सही होगा। इसका कौन सा निष्कर्ष सही होगा, केवल निष्कर्ष दूसरे का अनुसरण करेगा, यानी कि ये दिया है ऑप्शन बी के अंदर, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करेगा। आगे है प्रश्न नंबर 61। रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें नंबर पर और नीचे से 26वें नंबर पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखो इधर से 7वें नंबर पर है, नीचे से 26वें नंबर पर, टोटल कितने हो गए 26 और 7 33, 33 में से 1 घटा दो कितना आएगा 32, तो टोटल क्लास में कितने बच्चे हो गए 32 बच्चे।
टोटल बच्चे जोड़ लो भाई, ऊपर से कितने नंबर पर है, 7वें पर, नीचे से कितने पर है, 26 पर, तो 26 और 7 33 और 1 घटा दो, तो 32 बच्चे हैं क्लास के अंदर। कितने हैं, 32। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, यदि ये शब्द दिया है, इसका पहला तीसरा दूसरा चौथा अक्षर पांचवा सातवां अक्षर और आगे भी आपस में बदल जाएं, तो बाईं ओर से गिनती करने पर आठवां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि पहले को तीसरे से बदल दिया, यानी कि पहले की जगह तीसरा, तीसरे की जगह पहला, दूसरे को चौथे की जगह चौथा शब्द उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, दूसरे की जगह चौथा आ जाएगा। ऐसे ही पांचवे की जगह सातवां और छठे की जगह आठवां, फिर 9 का 11 से और 10 का 12 से आपस में ऐसे बदलना है। तो इसने पूछा कि बाईं तरफ से आठवां अक्षर, देखो बाईं तरफ ये है और हमें इधर से ही बदलना है, इसको इसके साथ बदलेंगे, यानी कि पहला शब्द हो जाएगा एन और तीसरा पे आ जाएगा सी। दूसरे को चौथे के साथ बदलेंगे, यानी कि चौथा क्या है जी, तो वो तो बन जाएगा दूसरे पर, और दूसरा क्या है ओ, वो आएगा चौथे पर, ऐसे बदलना है। इसने पूछा बाएं से आठवां क्या होगा। देखो पहला और तीसरा आपस में बदलेगा, दूसरा और चौथा, पांचवा और सातवां, छठा और आठवां आपस में बदलेगा, बदलेगा ना। तो इसका मतलब जो इधर से छठा नंबर पर है वो आगे आठवें पर आएगा, तो इधर से छठा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर कौन सा है, ई है। तो जो छठे नंबर पर ई है वो कहाँ पर आएगा, आठवें नंबर पर, क्योंकि छठे और आठवें का आपस में बदलाव होगा, 9वें और 11वें का आपस में बदलाव होगा, 10वें और 12वें का आपस में बदलाव होगा। तो कौन सा अक्षर आ जाएगा आठवें नंबर पर, ई आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप लिख के देख लो। पहला और तीसरा आपस में चेंज होगा, पहले की जगह ये, दूसरा खाली छोड़ दो एक बार, तीसरा ये। दूसरे और चौथे को आपस में, तो दूसरे की जगह क्या आएगा, चौथा अक्षर, और चौथे की जगह क्या आएगा, दूसरा अक्षर। पांचवा और सातवां, तो सातवां क्या है जी, तो ये पांचवें पर आ जाएगा, और 5 पे क्या है आर, वो सातवें पे चला जाएगा। छठा और आठवां, आठवां कौन सा ए, तो वो छठे नंबर पर आ जाएगा। 6 पर ई है, वो ई आठवें नंबर पर चला जाएगा। हमने बाएं से आठवां बताना है, तो क्या आएगा, वो ई आएगा। आगे मत सोल्व करना है 4, क्योंकि हमें आठवां पूछा, अगर 10वां 12वां पूछता जब अलग बात होती। ठीक है, तो ई हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 62 का। आगे है सवाल नंबर 63 और यह है सिटिंग अरेंजमेंट का। किसी महाविद्यालय में 8 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक वर्ताकार के गोल टेबल के चारों ओर बैठ के कोई खेल खेल रहे हैं। ए बी ई और एफ का मुख केंद्र की ओर नहीं है, देखो इनका केंद्र की ओर मुंह नहीं है, 4 जनों का, 4 का मुंह केंद्र की तरफ है, 4 का दूसरी तरफ है। डी एच के बाएं और तीसरे स्थान पर है, जो कि ई के दाहिने चौथे स्थान पर है। ए बी के दाएं से तीसरा है, जो कि डी के बाएं से तीसरा है। एफ सी के बाएं से दूसरा है। सी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। लेकिन एक चीज और देखना, घड़ी की दिशा बी से शुरू करें। घड़ी की दिशा बी मतलब अगर मान लो यहाँ बी बैठा है इस टेबल की, तो घड़ी की दिशा में ऐसे, घड़ी के हिसाब से बी से शुरू करके हमें ये बताना है बी से लेकर जी जहां भी है उसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये बताना हमने। ठीक है, तो इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है, इसमें 1 बाय 1 करके हमने सारे लोग बिठाने हैं जो जो इसमें दे रखे हैं। सर्कुलर टेबल है, सबसे पहले तो सर्कल बना दो ऐसे। कितने लोग बैठाने हैं, 8। तो 8 का मतलब क्या है, इसके 4 भाग हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ये 8 लोग ऐसे ऐसे अलग अलग पॉइंटों पे बैठेंगे। इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि ए बी और ई एफ इनका मुंह बाहर की तरफ है और बाकी का टेबल की तरफ। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच है, एच का मुंह केंद्र की तरफ है, तो मान लो एच ये हो गया, एच का मुंह इधर है केंद्र की साइड, नीचे की साइड। एच के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर डी है, तो एच का लेफ्ट इधर होगा। तीसरे नंबर पर पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर पर कौन है, डी है। एच के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर डी हो गया, हो गया। एच का मुंह केंद्र की तरफ है और डी का मुंह भी अंदर की तरफ है, ध्यान रखना। ये मुंह बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, क्योंकि ये ए बी और ई एफ का मुंह बाहर की साइड है, बाकी सभी का केंद्र की साइड है। एच का मुंह भी केंद्र की साइड कर दिया, डी का भी टेबल की साइड कर दिया। आगे देखो, एच जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में चौथे नंबर पर है। अब ई का मुंह क्या है, टेबल से दूसरी साइड है। ई का मुंह टेबल से दूसरी साइड है, तो इसका राइट क्या होगा, मान लो ई यहाँ पे है, इसके देखो ई के राइट में है ना चौथे नंबर पर एच, तो एच के लेफ्ट से शुरू आएगा वो। एच और ई के बीच में 4 का गैप, चाहे लेफ्ट से ले लो चाहे राइट से, आमने सामने बैठेंगे ये। भाई 8 बंदों में अगर 4 का गैप है, चाहे लेफ्ट से ले लो चाहे राइट से, आमने सामने बैठेंगे। एच के सामने ई है,
और ई का मुंह है बाहर की साइड, आउटसाइड। ठीक है, एच के सामने ई बैठा है, क्योंकि बीच में 4 का ही गैप है। ई के चाहे लेफ्ट से 4 ले लो चाहे राइट से, कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती 4 बंदों में। तो आगे दे रखा कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अच्छा वो छोड़ो, उसके बाद दे रखा बी जो है, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ये देखो डी है, डी का मुंह केंद्र की साइड, इसका लेफ्ट इधर होगा। डी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर बी है, 1 2 3, यहाँ पे क्या है, बी है। डी के लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब इधर, तीसरे नंबर पर बी है, बैठा दिया। और बी का मुंह केंद्र की तरफ नहीं, यानी कि बी का मुंह किधर है, बाहर की साइड है। बी का मुंह बाहर की साइड है इधर। अब इसने क्या कहा है, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी है बाहर की साइड, तो इसका राइट कहाँ होगा, इस साइड जाएगा, क्योंकि बी का मुंह बाहर साइड। इसके थर्ड राइट में है ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, ए आएगा। ए का मुंह भी बाहर है, बी का मुंह भी बाहर है, और ई का मुंह भी बाहर है, और साथ में एफ का मुंह भी बाहर है केंद्र की तरफ से। देखो यहाँ पे एच बैठा दिया, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे बी। 5 बंदे बैठ गए, 3 और रह गए। इसने दिया है कि एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी हमने बैठाया नहीं अभी तक, लेकिन ये बैठाना पड़ेगा अब, और तो कुछ दे ही नहीं रखा। एफ इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी का मुंह होना चाहिए केंद्र की तरफ। अगर मान लो सी यहाँ बैठे, तो सी के सेकंड टू द लेफ्ट में तो यहाँ पे आएगा नहीं, ई बैठा है यहाँ पे। अगर सी यहाँ बैठे तो बिल्कुल यहाँ पे सी बैठेगा, सी का मुंह केंद्र की साइड होगा, तो इसके सेकंड लेफ्ट में यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ पे एफ बैठेगा। सी का मुंह केंद्र की तरफ है, सी के सेकंड लेफ्ट में एफ, तो यही जगह खाली थी एक। एफ बैठ गया, ए बी सी बैठ गया, डी ई बैठ गया, एफ जी बच गया, तो जी इधर आएगा, बी के सामने जी आएगा। अब इसने कहा है कि बी और एच के बीच में कितने, बी और जी के बीच में, देखो बी और जी आमने सामने है, तो अब चाहे क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कितने हैं बीच में, 3 है। कौन कौन है, क्लॉकवाइज लेंगे तो एफ एच और ए, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो सी और डी। तो बी और जी के बीच में कितने बैठे हैं, 3 बैठे हैं, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। तो देखो इसमें एक बार फिर से समझा देता हूँ, करेक्ट डायग्राम ऐसे बनेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये ध्यान रखना है कि कौन केंद्र की तरफ देख रहा है और किसका मुंह केंद्र की तरफ नहीं है, क्योंकि उससे लेफ्ट और राइट जो है वो बदल जाते हैं आपस में। ठीक है, एच के सामने कौन आया था, ई आया था, और इधर बी के सामने कौन आया था, जी आया था। ठीक है, इधर एफ था, इधर सी था, इधर ए था, और इधर लास्ट में कौन सा बच गया, ए बी सी डी। ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट हमारी बनी थी। बी का मुंह केंद्र से बाहर की तरफ था, ए का मुंह केंद्र से बाहर की तरफ था, ई और एफ का भी मुंह केंद्र से बाहर था, और ई का भी मुंह केंद्र से बाहर था। ये सीटिंग अरेंजमेंट बनी, बी और जी के बीच में 3 बंदे बैठे हैं, ये हमारा ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 64। इसमें पूछा है कि जो आकृति दे रखी है इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल बताने हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं वो आपको बताने हैं। देखो सबसे पहले मोटा मोटी गिन लो, नॉर्मल जो दिखाई दे रहे हैं हमें कॉमन। सबसे पहले तो वो देखो जो हमें कॉमनली दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद एक ये बन गया 7, एक ये बन गया 8 हो गए। उसके बाद एक ये इधर बनेगा 9, और एक ये इधर उल्टा बनेगा 10। 10 तो हो गए, सभी को पता है भाई। देख 4 8 तो यही बन गए, इसके अंदर 8 त्रिभुज हैं। ठीक है, 9 और 10। अब 2 त्रिभुज और देखो, एक ये बनेगी 11, एक त्रिभुज ये बनेगी। समझ रहे हो, ये जो बाहर जो 2 त्रिभुज निकाल रखे इसने, इसका मेन काम यही है, ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा और बनेगी। तो कितनी त्रिभुज होगी अब हमारे पास, 12 त्रिभुज होगी। कितनी होगी, 12 त्रिभुज होगी इसके अंदर। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, 12 त्रिभुज बनेगी इसके अंदर। प्रश्न नंबर 65 है, ये जो सीक्वेंस दे रखी है उसके आधार पर यहाँ बताना यहाँ क्या आएगा। देखो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ऐसे 4 बना रखा है। अब इसने क्या किया, इसके बीच में एक और सर्कल लगा दिया। सर्कल था, इसके बीच में एक सर्कल और लगा दिया, तो चारों के बीच में एक सर्कल हो गया।
अब ऐसे ये बाहर क्या है, रेक्टेंगल बोले स्क्वायर बोल लो, ठीक है। इसके अंदर भी ये क्रॉस कर रखा है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक यहाँ पे आ जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। अभी देखो कोने से है ना, तो ये जो रेक्टेंगल आएगा उसके भी कोने में से निकलेंगे, मतलब ऐसे स्क्वायर है, इसके अंदर एक स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद ये ऐसे मिलेंगे, ये ऐसे आकृति 3D टाइप आकृति, यानी कि जो ऑप्शन ए पे जो इमेज ए दे रखी है हमारी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये वाली ऑप्शन ए हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और नाम है नॉलेज हब 7900। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वीडियो के नीचे जब क्लिक करोगे वहां पे लिंक मिलेगा आपको। काफी सारा स्टडी मटेरियल डाल रखा है इस टेलीग्राम चैनल पर, बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारा स्टडी मटेरियल डाल रखा है। आप जाके देखो, चैनल की हिस्ट्री में चेक करो, फाइल्स में जाके, इमेजेस में जाके देखो, बहुत सारी फोटो वगैरह पे डाल रखी है, और भी नॉर्मली टाइप किया हुआ मटेरियल बहुत सारा वहां पे डाल रखा है। तो नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें। प्रश्न नंबर 66 और ये गणित का सवाल है। इसमें दिया है कि एक राशि 6600 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। दर दे दी 8 साल, रुपए है 6600। 5 साल के बाद पूरी राशि निकाल ली गई। निकाली गई राशि का आधा स्टॉक मार्केट में लगा दिया, तो शेष राशि बताओ। देखो इसमें कुछ नहीं, देखो मतलब साधारण ब्याज पर लगाई गई है, 6600 रुपए है ये। तो देखो साधारण ब्याज का फार्मूला, सबसे पहले इसका ब्याज क्या होगा, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 हो जाएगा ये, बिल्कुल सीधा सीधा। अब इसमें से सबसे पहले हमारा ब्याज निकलेगा, सबसे पहले ब्याज निकालो, तो दो जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 5 40, 40 को जब हम 66 से गुणा करें तो कितना आएगा, 2640 रुपए। 5 साल में हमें ब्याज कितना मिला 6600 रुपए पर, 2640 रुपए। इसने कहा कि जो टोटल अमाउंट थी, अमाउंट का मतलब क्या है, मूलधन जमा ब्याज मिश्र धन, अमाउंट कितनी हो जाएगी, मूलधन कितना है 6600 रुपए और ब्याज कितना है 2640 रुपए। 6600 और जब 2640 हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 9240 रुपए। अब इस व्यक्ति के पास 5 साल के बाद 9240 रुपए हो गए 6600 का। इसने आधे पैसे लगा दिए स्टॉक मार्केट में, तो बचे हुए कितने, मतलब इसका आधा ही तो बचेगा भाई। 100 रुपए थे, 50 रुपए आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिए, तो कितने बच गए 50। तो 9240 के आधे स्टॉक मार्केट में लगा दिए, तो बचेंगे किसके, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा, 9240 का जब हम आधा करें कितना आएगा 4620 रुपया। तो उसके पास कितने रुपए रह गए 4620। देखो सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, 4300 4400 4500 4600, तो पूरा भाग करके देखना 4620 बचेंगे। स्टॉक अगर ये पूछ ले स्टॉक मार्केट में कितना लगाया, तो भी 4620, क्योंकि आधे पैसे लगाए हैं, जितने स्टॉक मार्केट में लगाए उतने इसके बचे हैं। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 66 का। आगे है प्रश्न नंबर 67 और ये जो समीकरण दे रखी है इसमें इकाई का अंक इसने पूछा है, इसमें इकाई का अंक इसने पूछा है, क्या होगा। देखो 9 की पावर है, फिर 4 की पावर देखनी है, 0 की पावर तो हमेशा 0 ही रहेगी। देखो 0 की पावर कुछ भी करो 0 रहेगी, तो ये घटाने वाला नहीं, हमें कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि 110 दे दिया और 0 की पावर से कुछ कर लो, इकाई का अंक हमेशा 0 रहेगा। 10 की पावर 100 करेंगे तो 1 के बाद 0 0 0 0, इकाई का अंक हमेशा, तो ये तो बेशक से हटा दो। अब इन तीनों का खेल है। देखो ये जो पावर दे रखी है ना, इनको 4 से भाग कर दो, सबसे छोटे रूप में वो लिखी जाएगी। जो शेष बचेगा वो, अगर 0 शेष बचता तो पावर 4 करो, बाकी 1 2 3 शेष बचेगा। 144 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 4 6 24, यानी कि पूरा पूरा जाएगा। तो यानी कि हम लिखेंगे 159 की पावर 4, 114, और जब 123 को 4 से भाग करें तो कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। ये तो कट जाएगा, 0 का कोई महत्व नहीं है। 213 और इसको 25 को जब 4 से भाग करें तो 1 शेष बचेगा। अब हमें इकाई का अंक लेना, तो हमें इसका भी इकाई का अंक लेना है। 9 की पावर 4 करो, 9 में 81 और 81, यानी कि 9 की पावर 4 करें तो इकाई का अंक 1 आएगा। 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, इकाई का अंक कितना आ गया 4। 3 की पावर 1 करें, इकाई का अंक कितना आएगा 3, इनको जोड़ो 4 3 7 और 1 8, तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा 8 आएगा। देखो इसके इकाई का अंक निकाला, तो इसकी पावर 4 करो, उसका इकाई का अंक लेना है, इसकी पावर 3 करोगे, इकाई का अंक लेना है, इसका इकाई का अंक लेना है, और इन सभी का इकाई का अंक आपस में जोड़ देना है। सपोज 110 की जगह 111 होता ना, तो लास्ट में हमें 1 घटा दे, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 आएगा, तो लास्ट में -1 करते तब 7 इकाई का अंक बनता।
लेकिन यहाँ पर जीरो हो तो इसका मतलब इसमें से जीरो घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका इकाई अंक। संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, सबसे पहले तो पावर को 4 से भाग करनी है। सबसे पहला काम तो ये करना है। 4 से भाग करने पर जो शेष बचेगा वो पावर लिखनी है फिर हमने सबसे छोटी, या तो पावर 1 आएगी या 2 या 3। अगर 4 से पूरा पूरा भाग हो गया तो पावर 4, ये 4 पावर आएंगी। दूसरी बात, कितनी बड़ी संख्या हो हमेशा उसके इकाई अंक की वैल्यू करनी है बस। इसके 9 लेना है, इसका 4 लेना है, इसका 0 लेना है और इसका 3 लेना है। फिर इसकी पावर लेनी है अलग अलग जो निकलेगी। फिर उनका इकाई अंक लेना है, पूरा सोल्व नहीं करना। 9 की पावर 4 करें तो 9 9 81 गुणा 81 करेंगे तो इकाई अंक 1 ही आएगा। 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो 64 नहीं लिखना, हमें सिर्फ 4 लिखना है। खाली इकाई अंक से खेल है क्योंकि हमारे इकाई अंक पूछा है इसने। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 8। आगे है प्रश्न नंबर 68। इसमें दिया है कि एक दुकानदार एक मैच को 20% छूट पर बेचा और 60% लाभ कमाता। यदि उसने 40% छूट दे दी तो नया लाभ क्या होगा? पहले 20% की छूट थी तो लाभ था 60 रुपए का, 60%। अब छूट डबल कर दी तो लाभ कितना होगा? तो पहली बात तो 60 से कम ही लाभ होगा भाई, छूट ज्यादा करी तो लाभ कम होगा। हमने मान ली पहले कोई वस्तु 100 रुपए की थी, एमआरपी 100 रुपए था इसका, और इस पे 20% की छूट दे दी, यानी कि 20 रुपए की छूट होगी तो कितने रुपए में बेचेगा? 80 रुपए में। लेकिन इसने कहा कि 60% लाभ कमाता है। 60 करो, अगर मान के चलो 100 रुपए की चीज कितने में बेचेगा? 160 में। 60% लाभ का तो मतलब यही हो कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था और 160 में इसने बेची। लेकिन ये बेच कितने में रहा है? 80 में। अगर इसको 160 में बेचे तो डबल करेंगे। तो कहने का मतलब है अगर हम एमआरपी 200 रुपए मान लेंगे तब इस पे 20% छूट देंगे तो कितने में बिकेगी? 160 में। मतलब कॉस्ट प्राइस 100 ले सकते हैं, ये 60 ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एमआरपी हमने मान लिया 200 रुपया, एमआरपी 20% छूट दे दी तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 160। ये एमआरपी है और ये सेलिंग प्राइस है। दोबारा हमने कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए मानते हैं तो 60% लाभ के साथ सेलिंग प्राइस बराबर आ गया 160 160। इसके बाद इसने कहा कि अगर छूट 40% हो जाए, ये एमआरपी पर 200 रुपए की छूट पर 40% छूट दे दे तो 200 का 40% करेंगे कितना हो जाएगा? 200 चौक 80 रुपए। 200 में से 80 गए तो कितना बच गया? 120। 100 रुपए की चीज 120 में बेचेंगे, कितना लाभ हो गया? 20 का। तो परसेंटेज के लिए क्या आएगा? 20%। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालने में दिक्कत ना आए। तो लाभ कितना हो जाएगा लास्ट में? 20% का। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है? छूट दे रखी है 20%। 20 का मतलब क्या हो गया? 1/5। यानी कि अगर एमआरपी, देखो एक होता है एमआरपी, एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। 20% यानी कि 1/5। 5 रुपए की चीज कितने में बेच दी? 4 रुपए में। ठीक है। 60% लाभ का मतलब क्या हो गया? 6/10 यानी कि 60/100 यानी कि 6 बटे यानी कि 3/5 यानी कि 5 रुपए कॉस्ट प्राइस था, कितने में बेच दिया? 8 रुपए में। तो लेकिन सेलिंग प्राइस तो बराबर होना चाहिए ना इसका, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 8 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 10, यानी कि एमआरपी 10, कॉस्ट प्राइस 5 और सेलिंग प्राइस 8 रुपए हो गया। दोबारा इसने कहा है कि उसको 40% छूट दे दी। 40% छूट का मतलब क्या हो गया? 40/100 यानी कि 2/5 यानी कि ना 40/100 का मतलब क्या है? 4/10 ही रखना है। एमआरपी 10 का 10 है। अब 10 की छूट चीज पर 4 रुपए की छूट दे दी, कितने में बेची उसने? 6 रुपए में। सेलिंग प्राइस 8 की जगह कितना हो गया? 6 रुपए का। 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेची है अब हमने, तो कितने का लाभ हो गया? 1 रुपए का। कितने पर? 5। 1/5 यानी कि 1/5 गुणा 100 करें कितना आएगा? 20% आएगा। यहाँ पे 4/10 क्यों लिया? 2/5 क्यों नहीं करा? क्योंकि एमआरपी हमने यहाँ पे 10 हो गया हमारा डबल करके, तो एमआरपी 10 का 10 रखना है। तो 4 की छूट दे दी, 40% मतलब 4 रुपए की छूट 10 पे, 6 रुपए में बेची जाएगी। 5 की चीज 6 में बिकी है, 1 रुपए का लाभ हुआ। तो ऑप्शन ए यानी कि 20%, 1/5 यानी कि 20%। अगला है सवाल नंबर 69। सवाल नंबर 69 क्या दिया है? इसमें दिया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% बढ़ा देता, फिर 12% की छूट देता, लाभ हानि बताओ। देखो इसका सीधा सीधा मतलब है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। रेट बढ़ा दिया, लाभ हो गया तो 12 प्लस का, छूट दे दी तो माइनस का 12, प्लस माइनस 12 यानी कि 12 गुणा माइनस 12/100 प्लस का निशान। अब 12 और 12 गुणा करें कितना आएगा? ये 12 से 12 कट गया, 12 गुणा 12 144/100। लेकिन एक 12 माइनस का था तो आगे क्या आएगा? माइनस।
144/100 का मतलब 1.44, और माइनस का मतलब क्या है, लॉस। अगर रिजल्ट प्लस में आता तो प्रॉफिट, माइनस में तो लॉस, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, 1.44% का लॉस। ठीक है, देखो चीज बढ़ रही है, प्रॉफिट आ रहा है तो प्लस में, लॉस हो रहा है, उधार जा रही है, छूट आ रही है, वो माइनस में आएगा। सवाल नंबर 70 है, दूध और पानी के 255 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूध और पानी का अनुपात 4:3 करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? ठीक है, ये इसमें बताना है। देखो 4:1 कितना हो गया, 5, 5 की वैल्यू दे रखी 255 लीटर, 255 लीटर है 5 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5 25, 5 एकम 5, यानी कि 51 लीटर तो वाटर है। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल लो, कितना दे रखा है, 4:1, 255 को तोड़ेंगे तो 51, और ये कितना बचेगा, 204। ठीक है, ये आएगा 4:1 के अंदर। अब इसने कहा कि इस रेशियो को 4:3 बनाना है, वो छोड़ दो, सीधा यहां से ऐसे देखो, मिल्क वाटर 4:1 दे रखा है, हमने 4:3 बनाना है। इसने कहा है सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें पानी मिलाना, दूध नहीं छेड़ना। तो देखो पानी 1 से 3 हो गया, पानी कितना यूनिट बदल गया, 2 यूनिट, समझ गए। पहले ये मान के चलो 4 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी मिला रखा था, अब 4 लीटर दूध हो गया, 3 लीटर पानी करना हमें, तो 2 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। लेकिन इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 255 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51। हमने 2 यूनिट पानी मिलाया ना, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51 गुणा 2 करेंगे तो 102। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा इसके अंदर, 102 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, जब इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात होगा 4:3। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा, 102 लीटर। अगला सवाल नंबर 71, 12% साधारण ब्याज पर 3 साल में 10,920 रुपए के ऋण का भुगतान कौन सी वार्षिक किस्त से हो जाएगा? इसमें क्या दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, सीधा साधारण ब्याज इसके अंदर पूछा गया है, सीधा सीधा इसके अंदर साधारण ब्याज पूछा है इसने हमारे से। भाई देखो रुपया है 10,920, ठीक है, 3 साल है, 12% की साधारण ब्याज की दर है, ये सवाल है मेन, जो इसका जो मेन डाटा जो दे रखा है वो। ठीक है, 10,920 रुपया है, 3 साल है, 12% की दर है, जब हम इसको 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10,920 के ऋण का भुगतान कौन सी वार्षिक, अच्छा अच्छा, इसमें ये भुगतान करना है पैसे का। भाई देखो रुक जाओ, 1 सेकंड रुको, इसके अंदर इसका डिटेल में अगर हम सॉल्यूशन करें, में शुरू में क्या करना है भाई, 12% की दर दे रखी है, मान के चलो हमने 100 रुपए लिए थे, 3 साल का टाइम है, तो पहले साल तो 100 रुपए है, दूसरी साल 12% की दर से कितना ब्याज लगेगा, 112 रुपए हो जाएंगे, तीसरी साल फिर 12 रुपए लगेंगे, तो 124 रुपए हो जाएगा। भाई साधारण ब्याज देखो, चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, लेकिन साधारण ब्याज होता है हमेशा मूलधन पर। तो पहले साल 100 रुपए पर 12% से 112 हो जाएगा, तीसरी साल जब देगा 100 रुपए पर, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 124 रुपए हो जाएगा, 12 रुपए ब्याज मिलना हर साल फिक्स। तो टोटल ये कितना रुपए हो गए ये हमारे, कि अगर किस्त जाएगी तो 100, 200, 300, 336 रुपए, 336 का भुगतान करना, लेकिन इसने दे किसके बराबर रखा है, 10,920 के। ठीक है, हमने निकालनी लास्ट में वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की, किस्त जो हमने 100 रुपए मानी थी ना हर साल, उसी पे 12% की दर से, तो 10,920 बटे में 336 गुना में 100, 10,920 को जो 336 से गुणा करेंगे तो आएगा 32.5, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो 3250, यानी कि ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो इसमें 3 किस्त पूछ रखी, टोटल कितने 3 किस्तें कैसे जाएगी, तो पहले साल 100 रुपए लगेगा, 12% की दर से दूसरा साल कितना हो जाएगा, 112, तीसरे साल फिर 12 रुपए का ब्याज आएगा तो 124 रुपया, टोटल कितने हो गए, 336 रुपया। ठीक है, लेकिन दे कितने रखे हैं, 10,920, 336 की वैल्यू। साधारण ब्याज है इसलिए 12-12 रुपए फिक्स ब्याज रहेगा हर साल, अगर चक्रवर्ती ब्याज होता तो 112 का 12% निकलता, 100 का नहीं निकलता, इसलिए 112 फिर 124, 136 ऐसे चलता रहेगा, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 72 है कि 3 धावक एक वर्ताकार यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे उस पर दौड़ना शुरू करते हैं 6 बजे से, ये 12 सेकंड, एक कर रहा है 15 सेकंड और एक 24 सेकंड में ये अपनी दूरी तय करते हैं, तो ये बताओ ये वापस कितनी दूरी पर किस समय मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर ये दोबारा किस समय मिलेंगे। तो देखो 12, 15 और 24 सेकंड का समय ले रहे हैं, तो 12, 15 और 24 का एलसीएम ले लो,
12, 15 और 24 का हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, 12, 15 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 120। 12, 15 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 120, क्योंकि 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 5 120, तो 120 एलसीएम आएगा। यानी कि अब ये कितनी सेकंड बाद मिलेंगे? 120 सेकंड के बाद दोबारा मिलेंगे। 120 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 2 मिनट बाद। 6 बजे शुरू करे थे, अब दोबारा शुरू स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिलेंगे? 6:02 पर। 6:02 पर। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। काफी सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर डाल रखा, बहुत सारी पीडीएफ यहाँ पर डाल रखी है। प्रश्न नंबर 73 देखो। 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरा एक द्रव से भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटी बेलनाकार बोतलों में भरना है, तो कटोरे को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? भाई एक ऐसी आधी कटोरी है, एक पूरी नहीं आधी कटोरी है ऐसे। इसमें जो पानी है वो उठा के ऐसे बोतलों में डालना है। छोटी बोतल है तो कितनी बोतलों में पानी आएगा ये पूछा है इसके अंदर। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम है कटोरी की सेमी हेमिस्फेयर की, वो किसके बराबर हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गुणा में कितना लगेगा, कितनी बोतल लगेगी? n बोतल के। कटोरी का वॉल्यूम बराबर जितनी बोतल लगेगी उन सभी का वॉल्यूम। वॉल्यूम तो एक बोतल का बराबर होगा सभी का, और गुणा में n बोतल लगेगी। तो पहले तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना है, उसको बराबर में रखना n, यानी कि नंबर ऑफ बोतल गुणा में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हेमिस्फेयर की रेडियस दे रखी है, तो हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब बराबर n बोतल लगेगी। सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर इंटू h। हो गया, पाई से पाई कट गया। यहाँ पे डायमीटर दे रखा 3, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2, यानी कि 3/2 गुणा में 3/2, क्योंकि r स्क्वायर है। h दे रखा है कितना? 4 सेंटीमीटर गुणा में 4, इधर गुणा में n, इधर बच गया 2/3 गुणा में r क्यूब। r कितना है? 9 की क्यूब, 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, 3 3 9, 1 9 कट जाएगा, और ये 3 एक 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 गुणा 9 और गुणा 4 चौक, ये 2 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 6 नीम 54, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर आएगा। n का मान कितना बचेगा? 54 बचेगा। सीधा सीधा हमने इसके अंदर क्या करना है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब, उसको सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर रखना है, गुणा में n। n का मतलब नंबर ऑफ बोतल, कितनी बोतल लगेगी, क्योंकि सिलेंडर वाली छोटी बोतल है। ठीक है, इसने लिख रखा छोटी बोतल, तो n बोतल लगेगी, तो यहाँ से पाई कट जाएगा। r 9 दे रखा, यहाँ पे r डायमीटर 3 है, तो r हो जाएगा 3/2, h दे रखा 4, n का मान निकालना है, n आ जाएगा 54। ये करना है इसके अंदर सीधा सा। सवाल नंबर 74 देखो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, जो 32, 40, 36 और 48 से भाग होती है? 32, 40, 36 और 48 इससे भाग होती है, सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लो। 32, 40, 36 और 48 एलसीएम निकालो, ऐसे करके निकालते थे पहले। 2 से जाएगा, 2 8 32, 20 ना 16, 20 18 24, फिर जाएगा 4 से काट दो, 6 से जाने दो सीधा ऐसे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा सारा? 1440। 1440 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों से भाग होएगी। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 1440। हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, यानी कि 99 होती है, ये तो 1440 से भाग नहीं जाती। तो वो संख्या बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी जो इससे पूरा पूरा भाग हो। तो 1428, इसका पहाड़ा ले लो, दोबारा करेंगे तो 2880, 3 गुणा लेंगे तो 14 या 42, 4 गुणा लेंगे 5 गुणा, ऐसे करके जब हम इसका जब 6 या 7 गुणा करेंगे तब हमारा आएगा। ठीक है, 1440 को जब हम लगभग 6 या 7 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तब हमारा आएगा 8640। ठीक है, जब इसका 6 गुणा लेंगे, और जब हम इसका 7 गुणा लेंगे तो आएगा 10,080। तो ये तो 5 अंकों की संख्या हो गई है, तो लेनी नहीं है, तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? 8640। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन चारों से भाग होगी वो है 8640, क्योंकि इसका एलसीएम जो 1440 उसका एक फैक्टर होना चाहिए। तो इसका मल्टीपल ले लो, 1440 गुणा 2880, फिर 3 गुणा लेंगे, इसका 4 गुणा, तो ऐसे ही जब 6 गुणा लेंगे तो आएगा 8640। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 75 है।
8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 का सीपी बराबर 6 का एसपी। तो सीपी बटे एसपी निकालेंगे तो कितना आएगा 6 बटे 8, यानी कॉस्ट प्राइस 6, सेलिंग प्राइस 8 रुपए। तो लाभ कितने का हो गया 2 रुपए का, कितने पर 6 पर, गुणा में 100, यानी कि 1/3। 1/3 कितना हो गया 33, सही 1/3 यानी कि 33.33%। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 76। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। रेलवे लाइन पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में समय, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। हमें समय निकालना, तो दूरी बटे में चाल। दूरी टोटल कितनी है ट्रेन की खुद की लंबाई, चाल कितनी है 30। अभी चाल दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा, और उत्तर निकालना हमने सेकंड में। तो इसको जब मीटर पर सेकंड में करें तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, यानी कि 5 गुणा में 18 ऊपर। ठीक है, ये काटो, ये कितना आएगा 20, और ये 5 चौक 20, 18 गुणा 4, 18 चौक 72। 72 सेकंड में एक आदमी को पार करेगी, क्योंकि ट्रेन एक आदमी को, एक खंबे को जो पार करती है वो खुद की लंबाई में पार करती है, तो 72 सेकंड लगेगी। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करें तो 5/18 से गुणा करते, फिर ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और ये ऑलरेडी मीटर में दिया है, तो उत्तर हमारा सेकंड में बचेगा। सवाल नंबर 73। भेड़ों के एक झुंड में आधी भेड़ चली गई, बची हुई का 3/4 भटक गई, लास्ट में 9 भेड़ बची, तो शुरू में कितनी भेड़ थी शुरू में। देखो आधी भेड़ चली गई और 3/4 भी थी, तो कोई ऐसी संख्या लो जो 1/2 और 3/4 का कॉमन हो, तो यानी कि 4 दूनी 8। हमने मान ली टोटल भेड़ कितनी थी, टोटल भेड़ हमने मान ली 8। अब इसने से कहा आधी भेड़ चली गई, तो 8 का आधा करें तो कितनी भेड़ बची, 4 भेड़। 4 भेड़ चली गई, बच गई कितनी 4। तो बची हुई का रिमेनिंग का 3/4, यानी कि 4 का जब हम 3/4 करेंगे तो कितना चला, बच गए 3। 4 का 3/4 हिस्सा जो भेड़ थी, यानी कि 3 भेड़ थी वो कहीं और चली गई, आधी भेड़ पहले गायब हो गई, लास्ट में कितनी बची गई भाई 4 चली गई थी, एक बार 3 चली गई, 7 भेड़ गई, टोटल 8 थी, कितनी भेड़ बच गई 1 भेड़। लेकिन हमें लास्ट में बचनी कितनी थी, लास्ट में 9 भेड़। कितना गुना दे रखा है इसका 9 गुना, टोटल भेड़ हमने 8 मानी थी, इसका भी 9 गुना हो जाएगा, 9 8 72, 9 8 72, 8 गुना हो जाएगी। टोटल भेड़ हमने 8 मानी थी ना, उसका भी 9 गुना। लास्ट में हमारे पास 1 भेड़ बची, लेकिन इसने कहा कि हमारे पास लास्ट में 9 भेड़ बचनी चाहिए, तो इसका भी हम 9 गुना कर देंगे, 1 गुना 9 तभी 9 आएगा। तो शुरू में हमने 8 भेड़ मांगी थी, वो भी 9 गुना हो जाएंगे, 9 8 72। 8 भेड़ क्यों मानी, क्योंकि इसने कहा कि देखो पहले तो आधी भेड़ चली गई, फिर 3/4 भी चली गई, तो ऐसी संख्या जो नीचे 2 से भी भाग हो और 4 से भी, 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं हम 8, तो 8 भेड़ हमने मान ली। 2 और 4 की गुणा वाला, क्योंकि जब इसका आधा भी करेंगे और इसको 2 से भाग करेंगे और 4 से, दोनों से भाग हो जाएगी, इसलिए मानते हैं। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 72। सवाल नंबर 78 है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, तो इनके सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 संख्याओं का औसत है, तो मतलब बीच की जो संख्या वो इनका औसत होगी 5वें नंबर की, 4 इधर बचेगी 4 इधर, औसत दे रखा है 24, यही औसत होगा। तो सम संख्या है तो इससे पहले वाली 22, इससे पहले 20, इससे पहले 18, ये 16, आगे क्या आएगा 26, 28, 30 और 32, ये संख्या है सारी की सारी। औसत दे रखा है 9 संख्या का, तो यानी कि 9 का मतलब क्या होगा, बीच की जो 5वें नंबर की संख्या है वो इन सभी का औसत होगा। अब इसने कहा कि शुरू की 3 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 16, 18 और 20, तो 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, इनकी बीच वाली संख्या, तो औसत क्या हो जाएगा इनका 18, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 79 है, रेणु का खर्चा उसकी बचत से 120% अधिक है, यदि उसकी आय और व्यय में 25% और 30% की वृद्धि होती है तो बचत में कितनी वृद्धि हुई, आप निकाल लेना भाई, एक बार 100 मान लेना खर्च और वो दिखा के, ठीक है, उसके बाद आप सोल्व करके देख लेना, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये। और प्रश्न नंबर 79 का जो इसका जो आंसर है वो आपको नीचे जो पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको इसका आंसर दिया मिलेगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर लगभग 14% आएगा। आखिरी सवाल गणित का, 10 घोड़े एक खेत को 14 दिन में चर सकते हैं, 10 हॉर्स एक खेत को चरते 14 दिन में, बराबर 10 भेड़ उस खेत को 28 दिन लगाती है, 10 सिप यानी कि भेड़ उस खेत को चरती है 28 दिन में, 10 से 10 कट गया, 14 दूनी 28, यानी कि 1 हॉर्स किसके बराबर आ गया, 2 भेड़ के बराबर आ गया।
इसने कहा है कि 5 घोड़े और 10 भेड़, 5 घोड़े और 10 भेड़ कितने में चलेगी? तो 10 भेड़ का मतलब क्या है? 2 भेड़ से एक है तो 5 घोड़े बन गए, यानी टोटल 10 घोड़ों का पूछा है। उसे शुरू में ही दे रखा है 10 घोड़े, खेत को 14 दिन में चरते हैं, लास्ट में भी यही निकालना है, तो 14 ही उत्तर हो जाएगा। भाई 1 घोड़ा 2 भेड़ के बराबर है, तो 10 भेड़ कितने घोड़े के बराबर हो गई? 5 घोड़े के। 5 घोड़े प्लस 10 भेड़ पूछा है, 10 भेड़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 घोड़े। 5 घोड़े ये रहे, 5 घोड़े रहे, 10 घोड़ों का ही पूछा है कितने दिन में लगाएगा, और पहली लाइन में दे रखा है 10 घोड़े 14 दिन में चरते हैं, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज 7900 टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। ठीक है, यहां से शुरू होती है हमारी हिंदी, प्रश्न नंबर 81 से। अब हम जो आगे प्रश्न देखने वाले वो करेंगे हिंदी के प्रश्न। प्रश्न नंबर 81 दिया है, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है वो कौन सा वाक्य होता है? देखो, वाक्य के अंदर उद्देश्य और विधेय दोनों चीज होती है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो कौन सा वाक्य होता है? कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त, मिश्रित, सरल। देखो, एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 82 दिया है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभ्यागत में उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अभ्यागत में संधि विच्छेद करें क्या होगा? अभी प्लस में आगत। उपसर्ग क्या लगा इसमें? अभी, छोटे ई की मात्रा वाला अभी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, अब चलते हैं, इसका भाववाच्य बताओ। अब चलते हैं, इसको भाववाच्य में बदलना है, क्या आएगा इसका भाववाच्य? चला, जाया जाए, चलते हैं, इसका भाववाच्य बनेगा अब चला जाए, अब चला जाए, ये इसका भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 दिया है, बच्चे शेर को देखकर डर गए, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कारक बताना है। 8 कारक होते हैं। कर्ता, इसका चिन्ह है ने, कर्म, को, करण, से, के द्वारा। ठीक है, अब देखो, बच्चे शेर को देखकर डर गए, को, शेर को किसके अंदर है? कर्म कारक के अंदर। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का है को, तो बच्चे शेर को देखकर डर गए, तो कौन सा कारक होगा इसके अंदर? कर्म कारक। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 84 का। आगे है प्रश्न नंबर 85, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? च वर्ग कहने की च, छ, जय, झ और अय। तो च वर्ग का उदाहरण च, छ, झ, झ, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ, मूर्धा, ओष्ठ या तालु? तो च वर्ण का उच्चारण होता है तालु से, तलवा जो होता है हमारा मुंह जीभ का ऊपरी हिस्सा, च, छ, ज, झ, च, छ, निचला हिस्सा सो तालु से। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा ताड़ू से। प्रश्न नंबर 86 है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यानी कि 4 शब्द है, कौन सा शब्द पुल्लिंग भाव रखता है? देखो, आपको ना एक बार बोल के देख लो, दुनिया घूमती है, स्त्रीलिंग भाव आ रहा है। दुनिया जलती है, मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द है। सलाह दी, उसने सलाह दी, ये भी स्त्रीलिंग भाव है। अदालत लगी थी, अदालत में सुनवाई हुई थी, यह भी स्त्रीलिंग भाव है। मैंने किस्सा सुनाया, किस्सा सुनाया पुरुष के लिए होता है ना, सुनाया, सुनाई नहीं आता, मैंने किस्सा सुनाया, मैंने किस्सा बताया, तो ये शब्द क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 86 का। प्रश्न नंबर 87 देखो, इसमें दिया है, विशेषण के जिस रूप में 2 से अधिक वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता व न्यूनता सूचित होती है उसे क्या कहते हैं? भाई 2 वस्तुओं में कंपैरिजन हो रहा है और एक के गुण के बारे में बता रखा है, उसकी अधिकता और न्यूनता, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, मूल अवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो उस स्थिति को कहा जाता है उत्तमावस्था, उत्तमा अवस्था। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 88 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करना, तत्सम शब्द कौन सा है? पिपासा, पत्ता, आज और परख। तत्सम शब्द है पिपासा। क्या है? पिपासा। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 88 का। प्रश्न नंबर 89 देखो, किस शब्द की वर्तनी सही है? 4 शब्द हैं, शुद्ध रूप में कौन सा शब्द लिखा गया है वो बताना है। वांग्मय, पुष्टि, शक्ति, प्रमाणिक। तो ये तो होता है प्रामाणिक। प्रामाणिक, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है ये, प्रामाणिक। ठीक है, शक्ति सही दिया है, ये पुष्टि नहीं होता, ये पुष्टि होता है। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 89 का। प्रश्न नंबर 90 है, विपरीतार्थक शब्द बताइए। अंगज। अंगज शब्द का विलोम अर्थ बताना है, तो इसका हो जाएगा स्वदेशज। स्वदेशज, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ये 10 प्रश्न थे हिंदी के। अब आखिरी 10 प्रश्न है गणित के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 91, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट ग्रामर। कौन सा सेंटेंस जो ग्रामर की दृष्टि से सही है? बिल्कुल, ही डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। देखो ही, सी, इट, इसके साथ क्या आएगा? डू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डज नॉट आएगा, तो ये गलत है। ही डज नॉट ये भी सही है, ये भी, यहाँ पे डू नॉट दे रखा, ये हट जाएगा। अब देखो डू या डज लग गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो एस या एस नहीं आएगा। एस या एस आते हैं पहले सेंटेंस में अफर्मेटिव के अंदर। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसके अंदर एस या एस लगता है, नेगेटिव के अंदर नहीं लगता। तो यहाँ पर लाइक्स नहीं आएगा, सिंपल लाइक आएगा। यानी कि ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है ग्रामर की दृष्टि से। ही डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है और इसमें एरर बताना है, सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है। ईच ऑफ द बॉयज हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। अब देखो इसके अंदर ईच ऑफ है ना, ईच ऑफ प्रत्येक, बॉयज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बॉय। प्रत्येक लड़के ने, प्रत्येक लड़कों ने नहीं, प्रत्येक लड़के ने हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। तो यहाँ पे बॉयज की जगह क्या आएगा? बॉय आएगा। एरर कहाँ पर है? ऑप्शन ए के अंदर एरर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 93। 93 में दिया है वॉइस का, ये एक्टिव वॉइस दे रखी है, इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है। सी इज राइटिंग ए लेटर। इज है, इज का क्या हो जाएगा? इज बीइंग। इज का क्या हो जाएगा? इज बीइंग। तो यहाँ से क्या आएगा? ए लेटर इज बीइंग, राइटिंग का क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म राइट की, रिटन बाई। सी का क्या हो जाएगा? हर। तो ए लेटर, ठीक है, वाज नहीं आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, इज बीइंग आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है इज बीइंग का। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। 94 भी वॉइस चेंज करनी है। दे बिल्ट ए ब्रिज। दे बिल्ट ए ब्रिज, इसमें क्या आएगा? ए ब्रिज। अब ये कौन सा टेंस है? बुल्ट की सेकंड फॉर्म है बुल्ट। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट किस में बदल जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो क्या आएगा? वाज और वर। तो ए ब्रिज वाज बिल्ट बाई देम। ए ब्रिज वाज बिल्ट बाई देम। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें भी हमने वॉइस चेंज करनी है और वॉइस चेंज के लिए सेंटेंस दिया है इसमें, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स। देखो बाय द स्टूडेंट्स ये पैसिव वॉइस दे रखी है, इसको हमने एक्टिव वॉइस में बनाना है। विल बी है तो इसका क्या आ जाएगा? विल आएगा। फिनिश का क्या आ जाएगा? फिनिश। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका सही? तो आएगा द स्टूडेंट विल फिनिश द वर्क। केवल एक ही ऑप्शन में विल दे रखा है, क्योंकि विल बी है तो ये किसका बनता है? विल का। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड आपको बताना है और ये दिया है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। तो वो होता है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट जो सब जगह उपस्थित हो वो होता है ओमनी प्रेजेंट। जो सर्वशक्तिशाली हो वो होता है ओमनीपोटेंट।
जो मानव परोपकारी होता है, मिलन फिलेंथ्रोपिस्ट, परोपकारी व्यक्ति। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, इडियम हमें बताना है इसके अंदर। टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका क्या आएगा? तो इसका आएगा मतलब सही जगह पर निशाना लगाना, मतलब टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 97 का। 98 है, डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, वॉइस चेंज करनी, यानी कि नरेशन का है, डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, इनडायरेक्ट बनानी है। ही सेड आई एम बिजी नाउ, तो प्रेजेंट का किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट के अंदर। प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट के अंदर। तो ही सेड, देखो अगर सैड टू मी होता जब तो टोल्ड आता, ओनली सैड है तो सैड का सैड ही रहेगा, टोल्ड नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी और डी तो हट गए ऐसे ही। ही सेड दैट, ही इज नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट है तो किस में बदल जाएगा? पास्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा? वाज बिजी। नाउ का किस में हो जाएगा चेंज? देन के अंदर। ही सेड दैट ही वाज बिजी देन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 दिया है, इसमें भी नरेशन का है ये। सी सेड विल यू हेल्प मी, देखो विल है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है ये, सेड का सेड रहेगा, आस्क कर दो कोई दिक्कत नहीं है। सी आस्क, विल का किस में होगा? देखो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस है, विल यू हेल्प मी, तो विल का किस में चेंज हो जाएगा? वुड के अंदर। इफ यू विल हेल्प मी का मतलब आएगा आई वुड हेल्प हर। She asked if I would help her। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का। 100 नंबर है क्वेश्चन नंबर 100, और इसमें भी नरेशन का करना है। He said to me don't touch it, He said to me, तो said to किस में चेंज हो जाएगा? told के अंदर, ठीक है। Don't touch it, तो इसमें आएगा He told me not to touch it, He told me not to touch it। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। अगला हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए, हरियाणा सीईटी मेंस और ग्रुप डी एग्जाम के लिए 100 के 100% हमने इसमें करे हैं, और हर पर्सन का हमने डिटेल में सॉल्यूशन किया है। जहां तक पॉसिबल है रिटर्न में हमने सॉल्यूशन का प्रोवाइड करवाया है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवाया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज हब, और लिंक है नॉलेज हब 7900 कर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब ज्वाइन जरूर कर लें। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलने वाला है। ये है लिंक टेलीग्राम चैनल का, नॉलेज हब 7900 करके। साथ के साथ यूट्यूब पर साहिल अपडेट्स और नॉलेज हब यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। हर प्रकार का स्टडी मटेरियल, हर प्रकार की क्लासेस, एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी आपको इन दोनों चैनल्स पर मिलेगी। जो स्टूडेंट पहले वाला क्लास देख रहा है वो साहिल अपडेट्स और नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पर नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले। काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, रिटर्न मिलेगा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये थी हमारे आज की क्लास, ये हमारा आज का मॉक टेस्ट था जो आज की क्लास में हमने करा है। अगली क्लास में मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।